नमस्कार। आज एक बार पुनः जो आप सीरीज देख रहे हैं हमारी हर संडे को, और जो करियर गाइडलाइन से संबंधित थी और हमारी काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी, जिसके लिए हम काफ़ी समय से प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन कोरोना काल हमारे लिए वो अपॉर्चुनिटी लेके आया है जो चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी बनाता जा रहा है, जिसके लिए हम कहते हैं कि लाइफ में यदि कुछ बड़ा बनना है तो जितने बड़े यदि हमारे सामने तूफान आते हैं और वो तूफानों को जिसने अपना तोहफा समझ के संघर्ष में आगे बढ़े हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखी है। ऐसी प्रतिभाओं से और व्यक्तित्वों से हम हर बार मिलते हैं हमारे करियर गाइडलाइन को लेके, जिन्होंने अपने बहुत अच्छे मुकाम उस क्षेत्र में हासिल किए हैं। और उसी सीरीज में आज हमारे साथ, जिसके लिए हम जैसे ही प्लस टू पास आउट करते हैं उसके बाद एक अधरजुल की स्थिति में, या यूं कहें अंधेर में, उस परिस्थितियों में जो हमारे सराउंडिंग में जो घटित होता है उन्हीं को अपनाकर हम हमारा करियर की सोचते हैं। और वह हमारा एक बहुत बड़ी डायरेक्शन जहाँ से स्टार्ट होती है उसको हम कूप मंडूक की तरह वहीं तक सीमित करके रह जाते हैं। लेकिन हम इसमें काफी सौभाग्यशाली हैं कि हमारे ही क्षेत्र से आज यदि अपन करियर की बात करते हैं तो ये सेशन हमारा स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, क्योंकि इसमें कंप्लीट हमारी जीरो लेवल से जो यात्रा स्टार्ट होती है अपने करियर को लेके, और उसमें विशेष तौर से आज हमारी जो करियर लाइन की बात कर रहे हैं वो हम फिजिक्स फील्ड की बात कर रहे हैं। फिजिक्स में यदि हम अपना करियर बनाना चाह रहे हैं या उसके साथ साथ दूसरे ऑप्शंस भी यदि अपन देख के चलते हैं तो उसमें चाहे वो बीएससी की बात हो, एमएससी की बात हो, डीआरडीओ की बात हो या नेट जेआरएफ की बात हो, ऐसे बहुत सारे ड्रीम जहां या तो हम उन प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिलने की वजह से अपना समय और जो पैसा है वो वेस्ट कर देते हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं। लेकिन आप काफी सौभाग्यशाली हैं हमारे साथ कि आज हमारे साथ इसी प्रॉपर गाइडलाइन के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं राकेश जी ढाका फ्रॉम फिजिक्स इंस्टीट्यूट, जो आपका काफी वेल नोन, जयपुर के किसी भी कोने में खड़े होके यदि आप फिजिक्स से रिलेटेड कहीं बात करना चाह रहे हैं एक अच्छे प्लेटफॉर्म की, तो वो आपका नाम आपको मिलेगा। फिजिक्स इंस्टीट्यूट उनके डायरेक्टर हमारे साथ उपस्थित हैं। तो राकेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत आज के इस सेशन में। और इस सेशन में हम जो आगे की जो जर्नी है वो राकेश जी के साथ ही स्टार्ट करना चाहेंगे। और हम काफी सौभाग्यशाली हैं कि आज हमें आपका इस करियर गाइडलाइन में आपने हमें समय दिया। तो इसके लिए मैं राकेश जी से ही मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि इसमें आप अपना पहले स्वयं का परिचय और यहाँ तक की जो यात्रा है उससे हमें अवगत कराएं। देखिए, सबसे पहले माई सेल्फ, नाम राकेश डाका और डायरेक्टर एंड फाउंडर फिजिक्स इंस्टीट्यूट जयपुर। और हमने हमारा यहाँ पर कोचिंग IIT JM JSTT IFR और फॉर फिजिकल साइंस के लिए यहाँ पर हम जयपुर के अंदर रन कर रहे हैं कोचिंग को। और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट IIT JM के अंदर सेलेक्टेड होते हैं, नेट JRF के अंदर होते हैं। तो सबसे पहले तो हमने जो शुरुआत किया था 2012 अगस्त के अंदर हमने कोचिंग का शुरुआत किया था। उसके बाद हम BSc के बाद में जो IIT जो JM है, JM का मतलब होता है जॉइंट एंट्रेंस एडमिशन, जॉइंट एंट्रेंस टू फिजिक्स। हाँ, तो सबसे पहले देखिए IIT JM का मतलब होता है जॉइंट एडमिशन टू MSc फॉर फिजिक्स। तो जो स्टूडेंट MSc फिजिक्स से करना चाहते हैं तो IIT JM एक, जितनी भी IITs हैं वो मिलके एक एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं जिसको अपन IIT JM बोलते हैं। अगर फिजिक्स के लिए करना चाहते हो तो जॉइंट एडमिशन टू MSc फॉर फिजिक्स। अगर आप केमिस्ट्री के लिए करना चाहते हो तो जॉइंट एडमिशन टू MSc फॉर केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस। इनके लिए IIT JM एग्जाम कंडक्ट करवाता है, तो उसकी हम प्रिपरेशन करवाते हैं। एक हम नेट JRF के लिए, CSIR नेट JRF, जो बच्चे फिजिक्स से MSc करते हैं, PhD के लिए जाना चाहते हैं, तो उनके लिए हम एग्जाम का प्रिपरेशन करवाते हैं। तो मेन हमारा यही है कि MSc फिजिक्स के लिए जो यहाँ पर जयपुर के अंदर जो लोकल जो कॉलेजेज हैं या यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर भी हम जो बच्चे एनुअल एग्जाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी हम प्रिपरेशन करवाते हैं। तो हमारा जो कोचिंग जो स्टेब्लिश किया 2012 के अंदर अगस्त से हमने स्टार्ट किया। अभी लास्ट ईयर भी हमने जैसे 100 स्टूडेंट्स थे, जो 600 सीटें होती है उनके ऊपर हमारा IIT JM में सिलेक्शन हुआ, IIT मिली उन बच्चों को। और अप्रोक्सीमेट एक साल के अंदर 70 स्टूडेंट्स हमारा यहाँ से नेट JRF हो जाते हैं। तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी, आप रिसर्च कर सकते हो, आप किसी भी फील्ड के अंदर आप जा सकते हो फिजिक्स से MSc करके। मेन रिसर्च हो गया, आप फर्स्ट के लेक्चरर का भी प्रिपरेशन कर सकते हो,
कॉलेज लेक्चर का भी प्रिपरेशन कर सकते हो, और आप DRDO, इसरो के अंदर भी साइंटिस्ट के लिए जा सकते हो, BARC, NTPC, ONGC, आपके पास में बहुत सारे विकल्प होते हैं। तो शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले जो 11th-12th जो स्टूडेंट्स हैं, सबसे पहले अगर फिजिक्स के अंदर आप करियर बनाना चाहते हो तो आपको शुरुआत BSc से करना पड़ेगा। तो यहाँ जैसे अपन जयपुर की बात करें तो जयपुर के अंदर जो मेरिट बेस के ऊपर अपना जो कॉलेजेस हैं, महारानी कॉलेज लड़कियों के लिए और महाराजा कॉलेज, ये अपने गवर्नमेंट कॉलेज हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छा कट ऑफ जाता है, अप्रोक्सीमेट 89। आप यहाँ पर देखो, आपके पास में दो ऑप्शन अवेलेबल हैं। एक आपका है ऑनर्स ले सकते हो और एक आप पास कोर्स ले सकते हो। तो पास कोर्स के अंदर तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए, और मैथ्स के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स ले सकते हो। आप ऑनर्स भी ले सकते हो, स्पेशली महाराजा कॉलेज और महारानी कॉलेज दोनों में अवेलेबल है ऑनर्स। तो ऑनर्स भी ले सकते हो, पास कोर्स भी ले सकते हो। और CUCET है, वो भी एग्जाम कंडक्ट करवाता है, वो एग्जाम बेस्ड है, ठीक है। वहां से BSc प्लस B.Ed भी कर सकते हो और सिंपल आप BSc भी कर सकते हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कट ऑफ भी काफी हाई जाता है, पास कोर्स एंड ऑनर्स दोनों अवेलेबल हैं, ठीक है। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से BSc कर सकते हो। और BHU है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, वहां से भी आप एग्जाम होता है, उनका एग्जाम कंडक्ट करवाता है, वहां से भी कर सकते हो। कुछ सीटें जो होती है वो IISc बेंगलोर के अंदर भी है, ठीक है, उनका भी एग्जाम होता है, तो वहां से भी आप BSc कर सकते हो। बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, वहां से भी आप BSc कर सकते हो। उसके बाद आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो, जैसे यहाँ पर राजस्थान का, अब जैसे अपने वैसे तो बहुत सारी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जैसे सीकर है, SK कॉलेज है, चूरू लोया कॉलेज है, बीकानेर यूनिवर्सिटी के अंदर भी गंगा सिंह यूनिवर्सिटी है, और उदयपुर यूनिवर्सिटी भी है, यहाँ अजमेर यूनिवर्सिटी भी है, यहाँ से आप BSc कर सकते हो। लेकिन सभी BSc स्टूडेंट्स को जो किसी भी सब्जेक्ट के अंदर करियर बनाना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनको ये बताना चाहूंगा, आप BSc पार्ट फर्स्ट से ही इन सब चीजों के ऊपर ध्यान दें। जो देखो, अपनी जो सबसे बड़ी जो जॉब है, जैसे कॉलेज लेक्चरर है और जैसे स्कूल व्याख्याता है, तो देखो इसका बेसिस यही होता है। तो आप जिस सब्जेक्ट के अंदर अगर आप करियर बनाना चाहते हो, सबसे पहले BSc पार्ट फर्स्ट के ऊपर ध्यान दें। BSc पार्ट फर्स्ट के अंदर आप अच्छे से पढ़ें, अपने यहाँ पर जैसे अच्छी अच्छी बुक्स को आप रेफर करें, अच्छी गाइडलाइन के अंदर पढ़ें आप। उसके बाद में BSc पार्ट फर्स्ट के अंदर सबसे पहले मैं सभी स्टूडेंट्स को ये बताना चाहूंगा कि फर्स्ट ऑफ BSc पार्ट फर्स्ट में देखो, जैसे अपन 11th-12th का जब जैसे प्रिपरेशन करते हैं और अपन जो BSc का जो प्रिपरेशन करते हैं, दोनों बहुत अलग मोड हैं। 11th-12th के अंदर आपको सब कुछ पढ़ना पड़ता है, लेकिन BSc के अंदर चॉइसेस होती हैं आपके पास में, तो इसका एक पैटर्न का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो 11th-12th में बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स बना के आते हैं, 93, 94, 95 इस तरीके से बना के आते हैं, लेकिन यहाँ महाराजा या महारानी में आने के बाद में उनके बहुत कम परसेंटेज बनते हैं, यहाँ तक कि कई बार तो 50% भी आ जाते हैं। उसका तरीका ये होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ने का तरीका नहीं पता, ये बहुत अलग मेथड है। जैसे इसके अंदर चॉइसेज बहुत आती हैं, 11th-12th में अपने पास में चॉइसेज नहीं है, तो यहाँ पर चॉइसेज हैं, जैसे अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पर 5 करने होते हैं, ठीक है। जैसे अपने पास में 5 यूनिट है तो एक सेक्शन को छोड़ना पड़ता है, एक सेक्शन को करना पड़ता है, ठीक है। इस तरीके का प्रोसीजर है। तो सभी स्टूडेंट BSc पार्ट फर्स्ट के अंदर जो आते हैं, चाहे आप केमिस्ट्री से आप कर रहे होंगे या फिजिक्स से कर रहे होंगे, बायोलॉजी से कर रहे होंगे, मैथमेटिक्स से कर रहे होंगे, ठीक है, सबसे पहले आप BSc पार्ट फर्स्ट के अंदर, मेरा ये अनुमान है कि सभी बच्चों को पहले BSc पार्ट फर्स्ट के अंदर मार्क्स बनाने चाहिए अप्रोक्सीमेट। जैसे सपोज करो कि आपके 80% या 90% अगर यहाँ पर बन जाते हैं, तो उसके बाद में BSc पार्ट सेकंड और BSc पार्ट थर्ड में आपका नंबर्स का इतना प्रोसीजर, इतना प्रेशर नहीं रहेगा। और क्योंकि अपने IIT JEM जैसे अपन एग्जाम जो कंडक्ट करवाते हैं, स्पेशली जैसे कोई बच्चा फिजिक्स के अंदर एग्जाम करियर बनाना चाहता है, फिजिक्स से MSc करना चाहता है, तो उसके लिए 60% मिनिमम 60% होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं जिसके अंदर 60% कंपलसरी है। तो जिन बच्चों के 55% या 60% नहीं होंगे तो आप ये एग्जाम ही नहीं दे सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल BSc पार्ट फर्स्ट में सभी स्टूडेंट्स को मैं ये बताना चाहूंगा कि आप सबसे पहले अपने मार्क्स बनाएं, फिर उसके बाद अगर आपको जैसे फिजिक्स से करना चाहते हो तो BSc पार्ट सेकंड के अंदर आपको कॉलेजेस की तरफ, जहां जिस कॉलेज में आप पढ़ते हो वहीं पर ही आप सीरियसली आप BSc की बुक्स पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से।
और अपने जो सीबीएच की बुक है और अपने जो या और किसी भी ऑथर की जो बुक आती है, एक एग्जाम का पैटर्न पे पढ़ना एक अलग बात है, और एक एग्जाम जो, क्योंकि जो ये ऑल इंडिया एग्जाम है, ये बहुत अच्छे एग्जाम होते हैं और इनका बहुत अच्छा लेवल रहता है, अपना लेवल और इन एग्जाम का लेवल में बहुत डिफरेंस होता है। तो जो शुरुआत से ही बीएससी पार्ट फर्स्ट सेकंड, पहली बात सबसे पहले मार्क्स के ऊपर ध्यान दें। बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर आप आए तो थोड़ा थोड़ा कंसंट्रेट करते जाएं। आप आईआईटी जेईई जैसे एग्जाम होता है, जेस्ट का एग्जाम होता है, टीएफआर का एग्जाम होता है, इनके ऊपर आप धीरे धीरे आप कंसंट्रेट करते जाएं। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि आईआईटी जेईई क्या होता है। देखिए आईआईटी इससे जेईई, पहले सर हम आपसे कुछ थोड़ा ये जानना चाहेंगे, ये प्रोसेस हो गया, लेकिन एक जैसे बच्चा 90% लेके निकल रहा है, 92 लेके निकल रहा है, तो उसके सबसे पहले कंफ्यूज ये हो जाता है कि वो मानता है कि बीएससी का मतलब बीएससी, वो चाहे लोकल स्तर पे कॉलेज पे कर रहा है, या जैसे आपने बहुत अच्छे ऑप्शन बीएचयू है, सीयूसीटी का एग्जाम आपने बताया, तो ऐसे अच्छे ऑप्शंस भी आपने बताए, तो उसमें क्या डिफरेंस रहता है? देखिए सबसे पहले तो इनके लेवल का ही बहुत डिफरेंस है। एक जैसे आप किसी यूनिवर्सिटी से एग्जाम दे रहे हो, और या किसी आईटी से, या किसी बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जैसे बीएचयू है, तो इनके एग्जाम का लेवल एक तो अच्छा होता है। दूसरी बात ये होता है इनके पढ़ाने का सिस्टम भी बहुत शानदार होता है। जैसे आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से अगर आप बीएससी कर रहे हो, तो आपके पास सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। ठीक है, आप प्रैक्टिकल्स के ऊपर भी बहुत अच्छा ध्यान दे पाओगे। आपका इन्वायरमेंट भी, आप ऑल इंडिया जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उनके साथ में आप तैयारी कर रहे हो, तो उस माहौल का भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो और आप दूसरी एक चीज ये है कि जितने अच्छे इंस्टीट्यूट से आप बीएससी कर रहे हो, तो उसमें सबसे पहले तो ये पता चल जाता है कि आईआईटी जेईई एग्जाम क्या होता है, जेस क्या होता है, टीएफआर क्या होता है। ठीक है, मैं एमएससी करूं तो क्यों करूं, मैं जाऊं या नहीं जाऊं। ठीक है, तो उनके वहां पर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जितने बढ़िया बच्चे हैं 11th 12th के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं, सबसे पहले मैं उनसे ये कहना चाहूंगा बीएससी को नॉर्मल वे में ना लें। क्योंकि चाहे आप कोई भी एग्जाम दें, जैसे आईएएस का एग्जाम दें, ठीक है, तो आपको ग्रेजुएशन कंपलसरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेजुएशन कंपलसरी है, तो बीएससी को आप नॉर्मल वे में ना लें। बहुत सारे ऐसे बच्चे सोचते हैं कि जैसे मेडिकल में नहीं हुआ या इंजीनियरिंग में नहीं हुआ, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे सोचते हैं कि बीएससी तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो बीएससी नॉर्मल नहीं है। और बीएससी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एवरग्रीन है, सदाबहार है। आप किसी भी, वो इतनी सारी ब्रांचेज निकलती है बीएससी के बाद में, आप किस फील्ड में आप जाना चाहते हो वो आप पे डिपेंड है। जैसे एयरफोर्स में भी बहुत बढ़िया बढ़िया, सीडीएस के अंदर, नेवी के अंदर, और एआईटीसी के अंदर, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के अंदर, ठीक है, या आप कोई भी रिसर्च के अंदर, ठीक है, आप करियर बनाना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे पहले बीएससी ही है। ठीक है, आपका तो एक अच्छा जो सर से अपने जो बात से वो निकल के आ रही है, वो चीज ये निकल के आ रही है कि हम जैसे कॉलेज भी क्या करता है, पहले हाई कट ऑफ मार्क्स जारी करता है, हाँ हाँ उसमें हो गया, फिर उससे नीचे ऐसे आता है। तो स्टूडेंट्स को यहाँ एक विशेष ध्यान देना होगा, पेरेंट्स को भी ध्यान देना होगा कि हमारी जो बीएससी का प्लेटफॉर्म है, इसको इतना नॉर्मल नहीं लेके हमारे इन फ्यूचर की एक सिलेक्टेड कुछ जो चीजें हैं, हम मेडिकल की साइड सोच रहे हैं छोटा सा, या सिर्फ आईआईटीज की साइड सोच रहे हैं, उसके अलावा यदि सबसे ब्रॉड स्तर के ऊपर कोई प्लेटफॉर्म है तो हमारा ग्रेजुएशन आता है। तो उसमें हमें ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें भी जो प्रायोरिटी ऑर्डर जो है, वो हमें पहले बेस्ट यूनिवर्सिटीज को देना चाहिए, जो एक नेशनल यूनिवर्सिटीज हो, जिनका एक अच्छा इन्वायरमेंट हमें मिलता है, और जो सबसे अच्छा फायदा उनका वहां है, वो एक तो उनकी वहां की जो टेक्नोलॉजी और लैब्स की जो फैसिलिटीज है वो हमें मिलती है। दूसरा उसमें वहां सबसे मेन ये कि वहां सब ब्रिलियंस ही आई है, तो वहां हमारा जो माइंड का स्पेक्ट्रम है वो काफी ब्रॉड बन जाता है। तो ये हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम ऐसा प्लेटफॉर्म करें, तो हमारी भी फर्स्ट चॉइस जो है वो एक अच्छे यूनिवर्सिटी की ओर और उसके बाद अच्छे कॉलेजेस की ओर होना चाहिए, न कि अपने ऐसे कि जैसे पास आउट के लिए बस एडमिशन ले लिया, बीएससी तो चल ही रहा है, बाकी सब कुछ ऐसा है। और फर्स्ट ईयर में जो है हमें इस चीज का एक विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसे परसेंटेज के ऊपर फोकस करें, मीन्स हमारा स्टडी फोकस काफी अच्छा रहना चाहिए। तो सर इसमें जो सबसे मेन एक जो बच्चे के पास ऑप्शन आता है, जो आपने ये एग्जाम बताए, और आपने ये भी बहुत अच्छी बताई कि जो भी आगे के आपके ग्रेजुएशन लेवल की जो भी एग्जाम होगी, उसमें जो आपका सिलेबस है वो कंप्लीट ग्रेजुएशन को कवर करता है। तो सर इसमें जो आपने जो ये इसको अपन जैसे स्टेप बाय स्टेप देखना चाहिए कि जैसे एक बच्चा ग्रेजुएशन बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी से कर रहा है, जैसे उसका एनवायरनमेंट था उससे तो वहां उसको मिल गया,
तो अब इसमें जो इसके पास ऑप्शन है, जैसे उसका ग्रेजुएशन खत्म होता है, पहली चीज हमें इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम, सॉरी, जो यूनिवर्सिटीज के भी एग्जाम है उनमें 60% कंपल्सरी है, तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा वहां। तो हमारे पास यदि स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि हम जैसे जेम से स्टार्ट करें कि पहला ये ऑप्शन है, इसके लिए हम क्या सिलेबस क्या रहता है और इसका क्या पैटर्न रहता है, एक एक एग्जाम की देखते हैं। देखो सबसे पहले तो मैं बीएससी की अगर बात करूं तो बहुत सारे, देखिए बीएससी एक बहुत सिंपल सा एग्जाम है। और दूसरी एक चीज है कि हर कोई स्टूडेंट बीएससी कर सकता है। पहली बात, जैसे कई बार कई बच्चों के इकोनॉमिक प्रॉब्लम रहती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है, तो सभी बच्चे बीएससी कर सकते हैं, उसके अंदर स्कॉलरशिप भी मिलती है। तो 11th-12th के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टूडेंट्स बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए हैं, तो पहली बात तो आपको इंस्पायर स्कॉलरशिप मिलेगा बीएससी प्लस एमएससी के अंदर। अगर आप बीएससी प्लस एमएससी दोनों अगर कंटिन्यू करते हो तो 5 ईयर आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, और 80,000 स्कॉलरशिप है। तो सबसे पहली स्कॉलरशिप तो अपनी यही हो गई। तो ऐसा नहीं है कि हर कोई बच्चा नहीं कर सकता है, हर कोई बच्चा कर सकता है, तो वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, ठीक है। और यहाँ पर दूसरी एक बात है कि अगर कोई बच्चा बीएससी के अंदर करियर बनाना चाहता है तो सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है आज के टाइम में, सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। ऐसे कोई किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं है कि मेरे पास में बीएससी का मटेरियल नहीं है या समथिंग, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और दूसरी एक चीज है कि बीएससी के अंदर मेरे हिसाब से सबको कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना चाहिए अगर वो किसी बहुत अच्छे सब्जेक्ट से एमएससी करना चाहता है। तो सबसे पहले बीएससी पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड के अंदर आप ध्यान से पढ़ें, कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ें, इसको नॉर्मल वे में ना लेके चलें। दूसरी बात है परसेंटेज को इश्यू ना बनाएं, आपको 90 बनाना है या 85 बनाना है, इस तरीके का मुद्दा नहीं, आपके 60% होना चाहिए। बाकी आप अपने कॉन्फिडेंस के लिए बनाओ, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे तो आपके नंबर भी बहुत अच्छे आएंगे। तो सबसे पहले मैं सब स्टूडेंट्स को ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आज मैं हूँ तो मैं खुद भी बीएससी और एमएससी किया हुए हूँ, ठीक है। आज कोई कॉलेज लेक्चरर बनता है तो वो एमएससी ही करता है, तो दिखने को ये बहुत नॉर्मल सी चीज है, लेकिन कॉलेज लेक्चरर बहुत बड़ी पोस्ट है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हैं कि बीएससी तो बहुत नॉर्मल सा होता है, तो मैं सभी स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूंगा बीएससी नॉर्मल नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो बीएससी को आप नॉर्मल वे में ना लें, ठीक है। फिर दूसरी बात, आपके पास में इतने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कोई बच्चा, हाँ ये एक चीज है कि जो बच्चा थोड़ा सा प्रोसीजर लंबा है, पहले बीएससी करोगे उसके बाद में एमएससी करोगे, आप 5 साल हैं, और अगर सिस्टम से किया तो आपको 5 ईयर के अंदर आपको 100% कहीं ना कहीं आपको स्टेबिलिटी मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने सिस्टम से नहीं किया तो हो सकता है आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ाना भी पड़ जाए, हो सकता है कोचिंग भी लेना पड़ जाए। तो सभी स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहूंगा कि आप 11th-12th के अंदर जितने आप ब्रिलियंट थे उस ब्रिलियंसी को आप नहीं छोड़े, आप उसी प्रोसीजर के अंदर बीएससी भी पढ़ें और थोड़ा इंटरेस्ट रखें कि आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, इस चीज का जरूर ध्यान रखें। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 11th-12th के अंदर मैं देखता हूँ कि बहुत परसेंटेज बना के आते हैं लेकिन अपना रास्ता छोड़ देते हैं। वो जयपुर के अंदर कॉलेज के चक्कर के अंदर वो क्या होते हैं, गुमराह हो जाते हैं, ठीक है। अनवांटेड क्या नाम हो, हॉस्टल लाइफ वगैरह वगैरह के अंदर बिजी हो जाते हैं। तो आप अपना अगर कैरियर बनाना चाहते हो थोड़ा सा सीरियस रहें, 2 घंटे आप रेगुलर पढ़ाई करें और बीएससी का महत्व समझे, क्योंकि देखो बीएससी एक ऐसा ग्रेजुएशन है, ठीक है, आप किसी भी फील्ड के अंदर जा सकते हो। और आपने ये तो देखो साइंस के अंदर जितना आसानी से जॉब लगता है मेरे हिसाब से अदर सब्जेक्ट में थोड़ा प्रोसीजर और थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन साइंस में ज्यादा स्ट्रगल नहीं है अगर आप सिस्टम के अकॉर्डिंग पढ़ाई जाओ। दूसरी एक चीज है, जैसे 11th-12th के अंदर तो बहुत कंपटीशन होता है, अब यही 11th-12th बीएससी के बाद में बहुत सारी ब्रांचेज में चला जाएगा, बीए हो गया, बीकॉम हो गया, बीएससी हो गया, बीएससी नर्सिंग हो गया, समथिंग, ठीक है। तो मैं सभी बच्चों से ये कहना चाहूंगा कि बीएससी के बाद इतना कोई बड़ा कंपटीशन नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज है, ठीक है। वहां पर क्या होता है कि जैसे बहुत 11th-12th के अंदर जैसे मेडिकल के लिए जाते हो या आप इंजीनियरिंग के लिए जाते हो तो बहुत बड़ा कंपटीशन है, और यहाँ इतना बड़ा कंपटीशन नहीं है, वहां नॉर्मल वे में निकल जाओगे। बट आप थोड़ा सा अवेयरनेस रखिए और थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ाइए कि मुझे जाना कहाँ है। मैं कई बार बच्चों से पूछता हूँ कि भाई आपको जाना कहाँ है, पता ही नहीं होता, सर देखेंगे कर लेंगे जो करना होगा, ठीक है। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए, आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, सर मुझे रिसर्च की तरफ जाना है, मुझे नेवी में जाना है, बड़ी पोस्ट के लिए जाना है, मुझे एनटीपीसी में जाना है, मुझे ओएनजीसी में जाना है, मुझे बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जाना है,
ठीक है, मुझे टीचिंग फील्ड में जाना है, मुझे स्कूल लेक्चरर के लिए जाना है। मैं कई बार तो आजकल सर ऐसे देखता हूँ कि मैं कई बार बच्चे, अभी जैसे देखो फर्स्ट ग्रेड का लेक्चरर का एग्जाम आया हुआ है, तो मैं कई बार बच्चों से पूछता हूँ कि सर, मुझे पूछते हैं कि सर आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट चालू कर दिया? ठीक है, मैंने कहा कि भाई यार अभी तो सरकार ने वैकेंसी डिसाइड नहीं किया है। ठीक है, तो मैं सभी बच्चों से ये निवेदन करूंगा, एक तो आप लिमिटेड टाइम रखें, आप लिमिटेड टाइम रखें, बड़ा आप टाइम नहीं दे, 4 साल 5 साल 6 साल, इस तरीके से आप लंबे टारगेट नहीं होने चाहिए, आपके टारगेट थोड़े छोटे होने चाहिए। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं कि अगर आपने बीएससी कर लिया किसी अच्छी जगह से, महारानी से, महाराजा से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, बीएचयू से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, या किसी नॉर्मल कॉलेज से, एसके कॉलेज से, तो सबसे पहले बीएससी स्टूडेंट्स को मैं यही कहना चाहूंगा, एक आप प्लीज और प्लीज आप सीरियसली पढ़ाई करें। आप नॉर्मल में लेके मत जाए, आप अपने टैलेंट को आप ऐसे ही ऐसे ही मत गवाइए। अपने, मैं बहुत सारे बच्चों में देखता हूँ 11th 12th में बच्चे क्या नाम है, बहुत टैलेंटेड होते हैं, टीचर का बहुत कहना मानते हैं, और थोड़ा सा यहाँ पर राह भटक जाते हैं बच्चे। तो आप टीचर को टीचर ही समझें, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिए, जैसे ही 11th 12th में होते हैं, मैं बहुत सारी जगह देखता हूँ कि बच्चे ट्यूशन के चक्रों में पड़ जाते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट के चक्रों में पड़ जाते हैं। तो मैं सभी बच्चों को ऐसे कहना चाहूंगा कि अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट या ट्यूशन के चक्कर में मत पड़िए। आप सीरियसली, आप घर पे छोटी छोटी किताबें आती हैं, वो ज्यादा बड़ी नहीं है, उनको पहले एक कहानी की बुक की तरह पढ़ें आप, ठीक है, फिर थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ेगा, फिर न्यूमेरिकल कमांड बनाइए आप अपना थोड़ा, क्योंकि जो आगे का आईआईटी जेईई का एग्जाम, जेस्ट का एग्जाम या टीएफआर का एग्जाम, ठीक है, ये तीनों ही एग्जाम क्या होते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं। और दूसरी एक चीज है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर न्यूमेरिकल, मैं जब तक आप किसी सब्जेक्ट के अंदर अगर आपको न्यूमेरिकल्स नहीं आते तो आपको थ्योरी पे कमांड नहीं है। तो पहले न्यूमेरिकल्स के अंदर आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है, बीएससी करते टाइम बीएससी पार्ट फर्स्ट में मार्क्स बनाए सेकंड की तरफ, और फिर फाइनल ईयर के अंदर, फिर सेकंड ईयर और फाइनल के दौरान आप आईआईटी जेईई के बारे में जानिए। अब मैं सबसे पहले बताता हूं आईआईटी जेईई क्या होता है। आईआईटी जेईई एक, जितने भी अपने ऑल इंडिया के अंदर 16-17 आईआईटीज हैं, ये एग्जाम मिलके एक एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं, और सब सब्जेक्ट्स के लिए एमएससी करवाती है। इन्होंने 2004 से शुरू किया था, 2004 से शुरू किया था। ये एक जैसे फिजिक्स से करना चाहते हो तो ज्वाइंट एडमिशन टू एमएससी फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री से करना चाहते हो ज्वाइंट एडमिशन टू एमएससी फॉर केमिस्ट्री, बायोलॉजी, या अपनी जैसे बात बेसिक बीएससी के अंदर 4 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथमेटिक्स, तो आप किसी भी सब्जेक्ट में जा सकते हो वैसे तो, ठीक है, वो आपकी चॉइस है कि आपको किस सब्जेक्ट के अंदर आपको इंटरेस्ट है, फिजिक्स के अंदर है या केमिस्ट्री के अंदर है, बायोलॉजी के अंदर है, जो भी है, ठीक है। अब जैसे अपन स्पेशली फिजिक्स के अंदर अगर करना चाहते हो, ठीक है, तो बीएससी पार्ट फर्स्ट में सभी बच्चे मार्क्स बनाए, अच्छे से मार्क्स बनाए, 80 या 90 बनाए, ठीक है। और नॉर्मल से नॉर्मल बच्चा, देखिए एक चीज का और ध्यान रखें, नॉर्मल बच्चों के लिए ही बीएससी है ये, मतलब जो मिडिल फैमिली लोग हैं या बहुत जो स्टूडेंट्स बहुत ब्रिलियंट हैं, ठीक है, उन स्टूडेंट्स के लिए आप स्कॉलरशिप मिलता है, ठीक है, 80,000 आपको स्कॉलरशिप। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने बीएससी पार्ट फर्स्ट में अगर आपने 60% नहीं बनाया तो पहली बात तो आपके इंस्पायर स्कॉलरशिप चला जाएगा, ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखें, ठीक है, पहली बात तो यही है। सेकेंड ईयर के अंदर भी, फाइनल ईयर तो एक 60% का क्राइटेरिया आप जरूर ध्यान रखें। बहुत सारे बच्चे हवा में रहते हैं, तो कई बार महाराजा और महारानी के अंदर इतने कम मार्क्स आते हैं, कई बार तो मैं बच्चे 90% के बच्चे होते हैं 50% पे आ जाते हैं, 55 पे आ जाते हैं, मैंने तो बहुत देखे हैं बच्चे ऐसे, ठीक है। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप, और एक दूसरी एक चीज है, जयपुर में आने के बाद या किसी भी कॉलेज में जाने के बाद आप अपना एक संगत अच्छा रखिए, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट के साथ रखिए, अच्छे अच्छे टीचर से आप जुड़िए, ठीक है, और अच्छी संगत में रहिए, और इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है और इतना इजी गोइंग सब कुछ मिलेगा आपको, बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट है। और मैं तो सबसे पहले यही बात बताना चाहूँ, हायर एजुकेशन के अंदर कंपटीशन है ही नहीं, देयर इज नो एनी कंपटीशन, हायर एजुकेशन में कंपटीशन है ही नहीं, सबसे बढ़िया बात ये है। लेकिन बहुत सारे बच्चे गुमराह हो जाते हैं, तो उसकी अवेयरनेस ही नहीं रहती ना सर, वो अवेयरनेस नहीं रहती है। इसलिए एक दूसरी एक चीज है, बीएससी पार्ट फर्स्ट में आते टाइम एक चीज का सिलेबस का ध्यान रखिए, सिलेबस परचेज कीजिए और उसके हिसाब से ही तैयारी कीजिए, अनवांटेड आप तैयारी मत कीजिए। मैं सबसे पहले यही बताना चाहता हूँ, एक हर एग्जाम का एक मोड होता है, हर एग्जाम का एक तरीका होता है। आप रेंडमली, मैं बहुत सारे बच्चों को देखा हूँ बीएससी पार्ट फर्स्ट की सारी बुक्स को वो क्या करते हैं, पढ़ डालते हैं, लास्ट में उनके नंबर्स नहीं बनते हैं। देखिए, एवरीबॉडी वांट्स रिजल्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखिए,
सभी रिजल्ट्स आते हैं और उगते सूरज को सब सलाम करते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिए। एक मैं हमेशा सभी बच्चों को ये कहना चाहूंगा, एक एग्जाम का पैटर्न का ध्यान रखिए। देखिए, सबसे ज्यादा मार्क्स और सबसे बड़ी रैंक उन बच्चों की आती है जिसको ये पता होता है कि मेरे को पढ़ना क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हर कुछ मत पढ़िए, अनवांटेड मत पढ़िए, मुद्दा रखिए। जो चीज आती है वो अच्छे से आनी चाहिए। चाहे आपको छोटी सी चीज आती है, आपको आनी चाहिए। आज सपोज करो आपका इंटरव्यू होता है, तो जो बढ़िया बढ़िया जो इंटरव्यू होते हैं उनमें पहले सबसे पहले पूछा जाता है कि बेटा तुम्हारे को आता क्या है। ठीक है, तो आप छोटा सा अगर कोई टॉपिक तैयार कर रहे हो तो उसको बेसिक से कीजिए, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस रखे। दूसरी, आपको बोलना सीखिए, आपको और हर किसी को आप गाइड भी कीजिए। ठीक है, और बीएससी को नॉर्मल वे में ना लेके जाएं, अदर वे में ना लीजिए। और बहुत सारे जैसे आईएएस बनते हैं, ठीक है, और आप ही अभी देखो, आप रिजल्ट्स भी देख रहे हो, तो उनका आप बैकग्राउंड पता कीजिए। बीएससी होते हैं या किसी आईटी से बीटेक किया हुआ होता है या एमएससी किया हुआ होता है, किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट से बीएससी किए हुए होते हैं, और नॉर्मल बच्चे होते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो एक्चुअली जो आती है वो ये रह जाती है, जैसे आपने जो इतनी अच्छी एग्जाम्स बताई, तो क्या है जैसे ये जेम वगैरह है, ये कंप्लीट सिलेबस क्या विदाउट कोचिंग या ऐसे कुछ बिना हेल्प के, जिसने बीएससी बहुत अच्छे से की हो, क्या उसके लिए जेम निकालना इजी वे में पॉसिबल है? देखिए, अगर आप बीएससी पार्ट फर्स्ट और सेकंड और थर्ड को, जैसे बीएससी पार्ट फर्स्ट में फिजिक्स की बात करें 3 सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, बीएससी पार्ट फर्स्ट में 3 सब्जेक्ट होते हैं, बीएससी पार्ट थर्ड में भी 3 सब्जेक्ट हैं, तो 9 के 9 सब्जेक्ट ही आईटी जेम में आते हैं। अगर कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ा जाए ना, तो मैं तो ऐसे कहता हूँ अंडर 100 रैंक है आपका। किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई चीज की जरूरत नहीं है। शुरुआत से ही आप अच्छी अच्छी बुक्स का फॉलो कीजिए। और जैसे देखो, जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप सिंपल सा आईटी जेम की साइट पे जाके आप सिर्फ क्या करें, आप सिलेबस पता कर लें, और आप देखोगे कि बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंदर बुक्स के अंदर जो सिलेबस है वही है, कुछ नहीं है। बस कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ने की जरूरत है, मुद्दे के लिए पढ़ने की जरूरत है। आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि मुझे जाना कहाँ है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, मैं पूछता हूँ कि जाना कहाँ है, कुछ भी कर लेंगे सर, कुछ भी का तो कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले आईटी जेम हुआ। तो जो बच्चे बीएससी के बाद किसी आईटी से एमएससी करना चाहते हैं, तो एमएससी के लिए भी कई मोड हैं। एक जो अच्छी, देखो 3 कोर्सेज करवाता है, सिंपल एमएससी भी करवाते हैं आईटी जेम के थ्रू, ड्यूअल पीएचडी भी करवाता है, और ज्वाइंट पीएचडी भी करवाता है। ये एमएससी प्लस पीएचडी बीएससी के बाद। ठीक है, तो ये करवाता है, और 3 साल यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलेगी अगर आप बीएससी एमएससी करना चाहते हो। ठीक है, तो ये स्कॉलरशिप छूट जाएगी आपकी, और पीएचडी और ज्वाइंट पीएचडी की आपको स्कॉलरशिप मिलने लग जाएगी। आईटीज आजकल इंटीग्रेटेड पीएचडी हटा दिया है, ज्वाइंट पीएचडी और ड्यूअल पीएचडी करवा रही है। आईटी जेम के थ्रू आपकी ऑल इंडिया की सबसे बड़ी जो आईआईसी बेंगलोर लेता है, आईआईटी कानपुर, खड़गपुर, दिल्ली, बॉम्बे और पटना, जोधपुर, ये वगैरह वगैरह जितने भी आईआईटीज हैं, ये एग्जाम मिलके एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं। और सिंपल एक उनका 100 नंबर का पेपर होता है, और उसके अंदर शुरुआत के जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो 1 मार्क्स के आते हैं, और सिंगल चॉइस आते हैं, और बाद में फिर 20 जो क्वेश्चन आते हैं वो सिंगल चॉइस आते हैं, लेकिन 2-2 मार्क्स के आते हैं। फिर 31 से लेकर 40 जो क्वेश्चन आते हैं वो मल्टीपल सेलेक्ट टाइप आते हैं, वो 2-2 नंबर के होते हैं। फिर एनएटी टाइप होते हैं, न्यूमेरिकल आंसर टाइप आते हैं, जो 41 से लेकर 51 मार्क्स के आते हैं, जो न्यूमेरिकल आंसर टाइप भरने हैं आपको। और उसके बाद में 51 से लेकर 60 आपको 2-2 मार्क्स के आते हैं, वो भी न्यूमेरिकल आंसर टाइप है। ये एग्जाम का पैटर्न रहता है, और उसके बेसिस के ऊपर अगर आपका बहुत बढ़िया रैंक है तो आईआईसी बेंगलोर आपको कॉल करेगा और इंटरव्यू होगा आपका। और बाकी अभी इस साल तो अभी तक तो इंटरव्यू है नहीं, डायरेक्ट आपका एमएससी में सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद में आपको आईआईसी बेंगलोर के अलावा कहीं भी आईआईटीज की अपन बात करते हैं, सिंपल अगर आप एमएससी प्लस पीएचडी करना चाहते हो तो आपको इंटरव्यू नहीं है, अभी इंटरव्यू नहीं है। और ये कह रहे हैं अभी करवाएंगे इंटरव्यू, शायद नेक्स्ट ईयर से हो जाए। ठीक है, तो अभी नहीं है अभी आपका। तो उसके बाद जैसे ही आपका आईआईटी जेम में मान लो बहुत बढ़िया रैंक आ गई, और तो आपको पास में आईआईटी आपके पास में ऑप्शन मांगती है कि आप कहाँ से एमएससी करना चाहते हो, मैं ड्यूअल पीएचडी करना चाहते हो या ज्वाइंट पीएचडी करना चाहते हो। रैंक का कोई रोल होता है? हाँ बिल्कुल, रैंक का रोल होता है। इसके अंदर ऐसा रहता है कि अच्छी रैंक वालों को अपनी चॉइस के हिसाब से मिलेगा, और अगर आपकी अच्छी रैंक नहीं है तो आईआईटी की चॉइस बेटर करेगी। और कोर्स में
कोर्स में भी रहता है, अगर अच्छी रैंक है तो आप डीएल पीएचडी या ज्वाइंट पीएचडी कर सकते हो, ठीक है, और अदरवाइज सीटें फुल हो जाती है, ठीक है। तो 3 लिस्ट निकलती है, लिस्ट फर्स्ट, लिस्ट सेकंड, थर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से अच्छे रैंक वालों को आईटी बॉम्बे, और आईटी बॉम्बे की एमएससी बहुत फेमस है, आईटी कानपुर की बहुत फेमस है, आईसी बेंगलोर का तो कहना ही क्या है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि ये तो सब ज्वाइंट पीएचडी, ड्यूअल पीएचडी कराते हैं, लेकिन आईसी बेंगलोर जो है इंटीग्रेटेड पीएचडी करवाता है, एमएससी प्लस पीएचडी, और विथ स्कॉलरशिप जो उसका रहता है 16,000 रहता है पर मंथ, आपको 16,000 मिलेंगे, और एमएससी फाइनल ईयर के अंदर भी मिलेंगे, और उसके बाद में आपको जेआरएफ स्कॉलरशिप मिलने लग जाता है 31,000, ठीक है। तो किसी भी बच्चे के लिए ये तो बहुत बिग अपॉर्चुनिटी है। और कई बच्चे ऐसे कहते हैं सर हमारे पास तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अरे भाई स्कॉलरशिप, इतना स्कॉलरशिप देता है आईडीज, ज्वाइंट पीएचडी और ड्यूअल पीएचडी में भी 7,000 मिलेगा, 7,000 मिलेगा, और उसके बाद में आपको नेट जेआरएफ स्कॉलरशिप मिलने लग जाती है, जेआरएफ स्कॉलरशिप 31,000, चाहे आप जेआरएफ करो या नहीं करो, ठीक है, वो वहीं से ही आपका पीएचडी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये आईटी जेम होता है। अब एक बीएससी के बच्चों के लिए एक बिग अपॉर्चुनिटी है जेस्ट। जेस्ट का मतलब होता है जॉइंट एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट, इसका नाम है। जितने भी ऑल इंडिया के अंदर 30 अराउंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, जो सारे के सारे एमएससी प्लस कुछ इंस्टीट्यूट एमएससी करवाते हैं, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट इंटीग्रेटेड पीएचडी करवाते हैं, इनकी स्कॉलरशिप भी यही रहता है, 12,000 रहता है, मिनिमम 12,000 के करीब रहता है, 10,000 भी रहता है। एमएससी के दौरान मिलेंगे, एमएससी प्रीवियस के दौरान, एमएससी फाइनल के दौरान, और बाद में फिर जेआरएफ स्कॉलरशिप मिलने लगता है, मिनिमम 5 ईयर का है, और उसके बाद में आप जो भी करना चाहते हो रिसर्च की तरफ ये जाना, तो ये भी 100 नंबर का ही पेपर होता है ऑल इंडिया के अंदर। इसके अंदर देखिए 2 टाइप का होते हैं, इसके अंदर भी बीएससी के बच्चे देंगे, ठीक है, तो एक एमएससी के बच्चे भी दे सकते हैं, ठीक है, जिन्होंने एमएससी कर लिया वो सिर्फ पीएचडी के लिए, वो पीएचडी के लिए होगा, और ये इंटीग्रेटेड के लिए होगा। 2 टाइप, 2 मोड होंगे इनके, इनकी कट ऑफ अलग जाती है, उनकी कट ऑफ अलग बनेगी, ठीक है। और जैसे आईआईसी बेंगलोर और ऑल इंडिया के जितने भी रिसर्च हैं, जैसे अपना आईजेड पुणे है, मोहाली है, कोलकाता है, ठीक है, साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स है, बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है, जहां से आप रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। वहां से इनका एक कॉमन टेस्ट लगता है जिसको जेस्ट बोलते हैं। ये सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट से लगता है, फिजिक्स और प्लस कंप्यूटर साइंस, 2 के लिए लगता है। केमिस्ट्री कंडक्टर नहीं करवाता, मैथ्स नहीं होता, इसके अंदर फिजिक्स से करवाता है। तो कितनी सीटें हो गई देख लो आप, ठीक है। तो ये भी एक बिग अपॉर्चुनिटी है। एक होता है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, और मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये है कि आईआईसी बेंगलोर आप जेस्ट के थ्रू ही कॉल करेगा, आप उधर से भी कॉल है, जेएम के थ्रू भी कॉल करेगा, ठीक है। अगर आपने जेएम में मौका खो दिया है तो जेस्ट में, जेस्ट के थ्रू, और जेस्ट के अंदर तो अगर आपका अंडर 100 रैंक है ना, तो आपका रिसर्च में होना तय है। लेकिन जेस्ट की खासियत ये है, इंटरव्यू हर जगह है। अगर आपको इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए जाना है तो आपका इंटरव्यू होगा ही होगा, ठीक है। तो आप इंटरव्यू के लिए भी प्रिपरेशन लगातार बोलना सीखे, इसीलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। और अगर दूसरी एक चीज होता है कि गाँवों के अंदर रिसर्च को थोड़ा सा अजीब तरीके से रिएक्ट करते हैं कि काफी लंबा प्रोसीजर है वगैरह वगैरह, ऐसे कुछ बोलते हैं। मैं तो बच्चों से ये कहता हूँ कि अगर आप जैसे सपोज करो एमएससी फिजिक्स कर रहे हो और या पीएचडी कर रहे हो, तो आप किसी सिंपल कॉलेज में एमएससी करके आप जाइए, कितना रुपए देंगे आपको? 20,000 दे देंगे, 25,000। आपको यहाँ पर 31,000 स्कॉलरशिप मिल रहा है, पढ़ते पढ़ते 31,000 स्कॉलरशिप मिलेगा। तो अब मेरे को बहुत सारे कई बच्चे ये भी बोलते हैं कि सर रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाके हम बेरोजगार तो नहीं हो जाएंगे क्या? ये भी बहुत बड़ा मुद्दा। देखिए आप जैसे सिंपल आप यूनिवर्सिटीज से अगर आप एमएससी करते हो तो बेरोजगार नहीं रहते, आईआईसी बेंगलोर से या आईआईटी से करके कैसे पॉसिबल है? हो ही नहीं सकता ऐसा कि बेरोजगार रख जाए। और बाकी तो देखो क्या नाम है, हलवा खाते खाते दांत घिसे, तो इसमें हलवे का दोष नहीं है, ठीक है। हो सकता है मे भी आप वहां पर पढ़े नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और दूसरी एक है कि आईटी, देखिए सबसे पहले मैं बच्चों को ये बताना चाहूंगा, सबसे बड़े लेवल के ऊपर टीआईएफआर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, उसके बाद में रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसके बाद में आईटीज, उसके बाद यूनिवर्सिटीज, और उसके बाद लोकल कॉलेजेस, ठीक है। और देखो
बहुत सारे बच्चे क्यों अपॉर्चुनिटी खोते हैं मुझे तो पता ही नहीं चला आज तक क्या। अब जैसे यहाँ जितनी भी लोकल कॉलेज है इतनी तो इनकी फीस है, 50,000 60,000 रुपए बीएससी की फीस ले रहे हैं, और प्लस क्या नाम है जयपुर में रहने का भी खर्चा हो जाएगा, या किसी भी जगह रह रहे हो खर्चा हो जाएगा। और जबकि आईटी तो कुछ ले भी नहीं रही है, स्कॉलरशिप दे रही है, अकोमोडेशन दे रही है, और क्या फैसिलिटी। आप क्या करना चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हो? आईटीज के अंदर हर टाइप के, मतलब सिंगिंग, डांसिंग, और या हर टाइप की इवेंट होती है वहां पर। आप कोई भी अपॉर्चुनिटी है, सारी फैसिलिटीज अवेलेबल। लेब तो आप कमाल की लेब है वहां पर, टीचर कमाल के टीचर है वहां पर, ठीक है, कहना ही क्या है। तो मैं ऐसे चाहता हूं कि बीएससी के बच्चों को जो 11 12 के बेसिस के ऊपर किसी कारण से आप मेडिकल की तरफ नहीं जा पाए, इंजीनियरिंग की तरफ नहीं जाए, मैं तो कहता हूं इस मामले को थोड़ा सा सीरियसली लीजिए। बहुत अपॉर्चुनिटी है। मैं तो खुद इस बात को बताने के लिए आया हूं कि जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, और बीएचयू, और आईआईटीज, रिसर्च इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज, एनआईटीज, यहाँ से आप एमएससी फिजिक्स, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी बायोलॉजी किसी भी सब्जेक्ट से कीजिए, मन लगा के कीजिए, थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप मजे मत कीजिए, मजे कीजिए, कोई डाउट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अपनी पढ़ाई की तरफ सीरियस रहिए, थोड़ा सा, ठीक है। क्योंकि कभी देखो वही वाली बात होती है कि क्या नाम है, अपने कैरियर, अपना घर आप बना रहे हो तो अपने घर को बहुत ही अच्छा बनाइए, ठीक है। कहीं वही वाली बात है, एक पेंटर था, और सॉरी एक कारीगर था, किसी मालिक के यहाँ काम किया करता था, तो उसने 40 साल तक काम किया। तो उस कारीगर के यहाँ, मालिक के यहाँ काम करते करते थक गया, तो मालिक को जाके बोला कि साहब मैं अब घर जाना चाहता हूँ, मेरे बच्चों के साथ, मेरी बीवी के साथ, मेरे परिवार के साथ मैं टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मालिक ने बोला कि थोड़ा लालच होता है कि यार लास्ट में जाते जाते एक प्रोजेक्ट और करवा लेते हैं, ठीक है। तो मालिक ने बोला कि देखो आपने हमारे यहाँ 40 साल तक बड़ी ईमानदारी से काम किया है, तो आप थोड़ा सा हमारे यहाँ क्या कीजिए, काम में एक प्रोजेक्ट और है, 2 महीने का प्रोजेक्ट और है, वो और कर दीजिए, ठीक है। तो उसने क्या किया कि वो क्या होता है जब जैसे बच्चों की दीपावली की छुट्टियां लगती हैं तो बच्चों का शुरुआत में 5-10 दिन पहले एक्साइटेशन शुरू हो जाता है, वही वाला हुआ उनके भी। अब घर जाना था, बच्चों से मिलना था, इतना एक्साइटेशन था, लेकिन अब मालिक की बात भी नहीं टाल सकता, 40 साल यहाँ काम किया, इतना ईमानदारी से काम किया है, मालिक के यहाँ बात नहीं टाल सकता। तो उसने बोला कि ठीक है कर दूंगा। तो लेकिन वो इतनी शिद्दत नहीं थी जितनी शिद्दत पहले के प्रोजेक्ट किए थे उसमें, ठीक है। जब वो हथियार चलाता था, हथौड़ा चलाता था, छेनी चलाता था, दीवार बनाता था, या कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क कर, इतना मन से नहीं किया। लास्ट में क्या किया, प्रोजेक्ट बना दिया। एक दिन मालिक आया, मालिक आके बोला कि साहब बन गया घर, ठीक है। तो मालिक ने कहा कि आपने जो ये प्रोजेक्ट बनाया है, आपने ये जो घर बनाया है वो आपका ही है, ठीक है। तो लेकिन फिर उसको बहुत बड़ा अफसोस हुआ कि यार देख, फिर मालिक ने बोला कि तुमने जो 40 साल मेरे यहाँ इतनी ईमानदारी से जो काम किया, इतनी शिद्दत से जो काम किया है, उसका ये इनाम है ये। लेकिन उसने उसको बोला काश मालिक आप पहले मुझे ये बता देते कि ये मेरा ही घर बन रहा है, ठीक है। तो उसको बहुत अफसोस हुआ कि मैं हर हथौड़े को बहुत शांति से चलाता, बहुत शिद्दत से चलाता, बहुत सुंदर घर बनाता, इंफ्रास्ट्रक्चर भी मैं बहुत अच्छा लेता, ठीक है। तो इसीलिए सभी बच्चों से मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो आप काम कर रहे हो 11 12 के बाद, क्योंकि 11 12 के अंदर गाइडेंस बहुत प्रॉपर होती है, लेकिन बीएससी में इतनी गाइडेंस बच्चों को मिल नहीं पाती है, ठीक है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो घर बना रहे हो वो खुद का ही घर है, बिल्कुल खुद का ही घर है। तो इसलिए एक एक हथौड़े को बहुत शिद्दत से चलाइए, अफसोस नहीं है, क्योंकि करियर बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे मुझे ऐसा भी बोलते हैं कि पैसा तो क्या नाम है सर बिना पढ़े भी कमाया जा सकता है। बिल्कुल, पैसे के लिए देखो कभी पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई का एक रुतबा ही अलग होता है। और एजुकेशन मैं तो ऐसे कहता हूँ, एजुकेशन वो हथियार है, वो एक धारदार हथियार है जो किसी को भी काट देगा, ठीक है। इसलिए एजुकेशन के ऊपर ध्यान दीजिए, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और अनवांटेड पैसे के चक्कर में या फैमिली बैकग्राउंड अगर अच्छा नहीं है, तो मैं ऐसे कहता हूं कि ये कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। आज आपके बहुत सारे इंस्टीट्यूट, बहुत सारी स्कूलें आपका सपोर्ट करने के लिए तैयार बैठी है, लेकिन बच्चे को
खुद को ढूंढना पड़ेगा। अब वही वाली बात है, अगर आपको 100 फीट खड्डे में पटक दिया जाए, ठीक है, और अगर आपको कोई बाहर निकालना चाहेगा, अगर आप एक हाथ आगे की तरफ बढ़ाओगे नहीं, ठीक है, तो आपकी कोई कैसे हेल्प कर सकता होगा। इसलिए जहां चाह वहां राह, ढूंढने वाले तो भगवान को भी ढूंढ लेते हैं। इसलिए अपने कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कीजिए, रास्ते खुद अपनाइए आप अपना। और लास्ट बात, टीएफआर क्या होता है? टीएफआर है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। जो बीएससी जो बच्चे करते हैं उनके लिए एग्जाम कंडक्ट करवाता है, दिसंबर के अंदर उसका एग्जाम होता है, और पैटर्न लगातार चेंज करता रहता है, 150 नंबर का होता है। और आईटीज के अंदर टीएफआर के अंदर तो 33% भी कट ऑफ नहीं जाती है। इतना बढ़िया लेवल होता है उसका, कमाल का लेवल होता है। इंटरव्यू भी इतना खतरनाक होता है, और अच्छे बच्चे को तो वो इतना जल्दी पकड़ लेते हैं। और बीएससी प्लस एमएससी स्कॉलरशिप भी सबसे ज्यादा होती है। बॉम्बे के अंदर स्टेब्लिश है, और बेंगलोर के अंदर भी स्टेब्लिश है, समुद्र के किनारे पर है। उसका आप सीन देखिए कितना जबरदस्त जगह है। तो सभी बच्चों से, बीएससी के जो बच्चे हैं, मैं एक वन लाइन कंक्लूजन आपको बता देता हूँ। एक आईआईटी जेम, एक जेस्ट और एक टीएफआर, तीनों आपको रिसर्च के ही रास्ते बताता है। फिजिक्स से एमएससी प्लस पीएचडी के लिए तीनों एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं। टीएफआर का एग्जाम दिसंबर में होता है, और आईआईटी जेम का एग्जाम फरवरी के फर्स्ट वीक में होता है, और इसके जस्ट 7 डेज बाद में जेस्ट का एग्जाम होता है। और ये आप बीएससी के बच्चे एग्जाम दे सकते हो। 4 स्कीम होगी, एमएससी के लिए भी दे सकते हो, ड्यूअल पीएचडी के लिए, ज्वाइंट पीएचडी के लिए, और इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए, चारों के लिए आप दे सकते हो। फिर कोई बच्चा अगर सपोज करो लोकल जगह से एमएससी कर लिया है, ठीक है, ये एग्जाम आप फॉर पीएचडी के लिए भी दे सकते हो। ओनली पीएचडी, ओनली आप पीएचडी के लिए भी दे सकते हो, ठीक है, अगर आप रिसर्च के अंदर करियर बनाना चाहते हो तो, ठीक है। और बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं। उसके बाद अगर किसी बच्चे ने एमएससी कर लिया, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना चाहता है, तो सबसे बड़ी जो गेट का एग्जाम होता है, ग्रेजुएट टेस्ट, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ठीक है, तो गेट का एग्जाम होता है। इसके अंदर अगर आपका अच्छा रैंक आता है, तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अंदर आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा साइंटिफिक ऑफिसर के लिए, और डीआरडीओ के अंदर, एनटीपीसी के अंदर, और ओएनजीसी के अंदर डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होगा। अब जो बहुत सारे बच्चे जो सीडीएस या एनडीए के अंदर जाना चाहते हैं, तो मैं उन सभी बच्चों से ये कहना चाहूंगा कि जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की पोस्ट होती है, एआईटीसी, बहुत बड़ी पोस्ट होती है। नेवी के अंदर, एयरफोर्स के अंदर जो जितनी बड़ी बड़ी एग्जाम होती है, अगर आप फिजिक्स से एमएससी कर रखा है और प्लस आपका नेट जीआरएफ है, तो आपको डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होता है इन सभी एग्जाम्स के अंदर, डीआरडीओ ऑल्सो, ठीक है। तो अगर गेट के अंदर बढ़िया रैंक लाइए आप, ठीक है, अंडर 50 रैंक अगर आपका आ जाएगा, तो डायरेक्ट यहाँ पर आजकल डायरेक्ट इंटरव्यू कर दिया है। एनटीपीसी, ओएनजीसी और बीएआरसी, तीनों के अंदर डायरेक्ट इंटरव्यू कर दिया है। और बीआरसी का तो ऐसा सीन है, एक चीज आप बीएससी स्टूडेंट्स के लिए मैं ये भी बताना चाहूंगा, जो बच्चे फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है जिन बच्चों का, ठीक है, तो बीएससी करते ही एक जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की एक पोस्ट निकलती है। जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अंदर, उसके अंदर जूनियर साइंटिस्ट बनता है, गवर्नमेंट जॉब है। और डीआरडीओ के अंदर भी निकलती है, जूनियर साइंटिस्ट है। और इसके अंदर एक एग्जाम होता है, पहले एक एग्जाम होता है, उसके 2 दिन बाद में इंटरव्यू होता है। ये हर बार निकलती है, दिसंबर के अंदर इसके फॉर्म निकलते हैं। और उसके बाद में बीए, इसीलिए कहता हूं कि बीएससी कॉन्सेप्ट वाइज ध्यान दीजिए। आपके डायरेक्ट इतने सारे एग्जाम हैं, जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं, सारे जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर के लिए आपकी जॉब निकलती रहती है, ठीक है। अब अगर सपोज करो आपने एमएससी कर लिया, तो सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर की जॉब निकलती है, बीआरसी खुद एग्जाम कंडक्ट करवाती है। ये एग्जाम बेस्ड भी होता है, अगर आपका अच्छा रैंक आया है, ठीक है, तो आपका डायरेक्ट एग्जाम होगा प्लस इंटरव्यू होगा। और बीआरसी का इंटरव्यू बहुत जबरदस्त होता है, बहुत अच्छा इंटरव्यू होता है। और अगर आपको क्या नाम है, जैसे गेट के अंदर आपका अच्छा रैंक आ गया, ठीक है, तो टेरिटोरियल नाम से पोस्ट होती है, ठीक है, जैसे ये सीडीएस के अंदर या एनडीए के अंदर, ठीक है, वैसे ही ये पोस्ट होती है। जैसे मेरी भांजी है सुप्रिया चौधरी, जो अपने राजस्थान की फर्स्ट लेफ्टिनेंट है और इंडिया की सेकंड लेफ्टिनेंट है, वो केमिस्ट्री से ही एमएससी है, ठीक है, और उसके बाद में डायरेक्ट इंटरव्यू हुआ और सेलेक्टेड हुई, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी है। तो कोई बच्चा ऐसे नहीं समझे कि यहाँ पर
अपने पास में स्कोप नहीं है। अपने वो कहीं कहीं इंफीरियरिटी में आ जाते हैं कि मैंने तो सिर्फ बीएससी तो किया है, हाँ मैं कुछ कर नहीं सकता, बिल्कुल बिल्कुल। रिसोर्सेज नहीं है, हाँ ये नहीं है। मैं तो मतलब खुद भी आपसे जो इतना सुना है हाँ उससे ऐसा लग रहा है कि जो बच्चे जैसे अकेले एक अंधी दौड़ के पीछे दौड़ रहे हैं, जो सिर्फ मेडिकल या इंजीनियरिंग को पकड़ के बैठ गए हैं, हाँ। इतने अच्छे अपॉर्चुनिटीज अपने पास। और जैसे भी कहते हैं कि हो सकता है किसी एग्जाम में लगभग 1 लाख स्टूडेंट बैठ रहे होंगे, लेकिन एक्चुअल नहीं में 1 वो जो लाख बैठती एग्जाम नहीं है। एग्जाम जो दे रहे देखिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊं, आईआईटी जेम के अंदर सिर्फ और सिर्फ 16,000 ही बच्चे बैठते हैं। बहुत सारे बच्चे 11th 12th को रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं कि 10 लाख बैठते होंगे, 20 लाख बैठते हाँ होंगे, ऐसा नहीं है। देखिए बच्चों, मैं आपको बताऊं कि 15,000 स्टूडेंट बैठते हैं, इस बार 16,000 बच्चे बैठे थे, जिसके अंदर 600 सीटें तो आईआईटी जेम के अंदर है, बिल्कुल। और प्लस रिसर्च इंस्टीट्यूट की हैं। ठीक है, बीएचयू के अंदर 80 सीटें हैं एमएससी फिजिक्स के लिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 300 सीटें हैं। ठीक है, और जितनी यूनिवर्सिटीज हो गई, कितनी यूनिवर्सिटी हो गई, यहाँ बच्चे कम पढ़ते हैं, सीटें ज्यादा हैं, कितना यहाँ पर ये है। कितना और कंफ्यूजन में थे सर हम। बहुत बड़ी शायद आपसे मिलना हमारा सफल हो जाएगा जब ये इतने अच्छी जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है कि इतना ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे हमारे पास ऑप्शन पड़ा है, बिल्कुल और बहुत हम एक छोटी सी चीज के पीछे भी दौड़ने लग जाते हैं। देखिए जैसे डीयू के अंदर 300 सीटें एमएससी फॉर फिजिक्स, जेएनयू के अंदर 30-40 सीटें, बीएचयू के अंदर 80 सीटें, ऑल इंडिया के अंदर कितने सारे यूनिवर्सिटीज होंगे। यूनिवर्सिटी हो गई। पंजाब यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है, अपनी राजस्थान यूनिवर्सिटी, और स्टेट जितनी स्टेट है उतनी यूनिवर्सिटीज है। यूनिवर्सिटीज है। ठीक है, सब में पोस्ट हैं। ठीक है, सब में एमएससी आप फिजिक्स कर सकते हो। ठीक है, आईटी रिसर्च इंस्टीट्यूट। बिल्कुल तो मैं तो कहता हूँ कि बच्चे पढ़ते ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आप बिल्कुल इतनी सही। सारी है। दूसरी बात है कि बच्चों को पेशेंस रखना चाहिए, पेशेंस रखिए, आप बड़ी जॉब लगोगे। ठीक है, ये पक्का श्योर है। दूसरी बात, चलो आपने फिजिक्स से एमएससी कर भी लिया, तो फिर कई बच्चे पूछते हैं कि मेरे से हम क्या करें। बिल्कुल, ठीक है, रिसर्च की जैसे तरफ। उसको रिसर्च में नहीं जाना। हाँ चलो रिसर्च में नहीं जाना। हाँ फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर स्कूल व्याख्याता, बिल्कुल। ठीक है, हर बार हर साल आरपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती है। चलो ठीक है, आरपीसी तो जो करवाती है वो करवाती है, वो एक अलग बात है। जितने भी स्टेट लेवल हैं यूनिवर्सिटीज के बेसिस के ऊपर, आप सिंपल आप नेट जेआरएफ कीजिए, आपको लेक्चरशिप के लिए आप क्वालिफाइड हो। जितने भी जैसे गुजरात यूनिवर्सिटी है, राजस्थान यूनिवर्सिटी है, ठीक है, अपने लेवल के ऊपर ये नेट जेआरएफ का अगर एग्जाम होगा तो आप कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम दे सकते हो, स्कूल लेक्चरर का एग्जाम दे सकते हो। जितने भी स्टेट लेवल है वो स्कूल लेक्चरर का एग्जाम कंडक्ट करवाते ही करवाते हैं। राजस्थान ने अभी करवाया था, आरपीएससी ने पिछली बार 822 पोस्ट थी, अब की बार 178 पोस्ट है। सर उधर से जो अपना एमएससी रहेगा तो एमएससी प्लस बीएड, बीएड चाहिए उधर। बिल्कुल बिल्कुल। और इधर ओनली नेट से उनका कॉलेज लेक्चर के लिए। हाँ कॉलेज लेक्चरर के लिए, हाँ कई बच्चे ये भी होते हैं, देखो स्कूल लेक्चरर के लिए आपको एमएससी प्लस बीएड, और कॉलेज लेक्चरर के लिए आपको नेट जेआरएफ और प्लस एमएससी, ये आपके पास में होना चाहिए। नेट जेआरएफ एक मिनिमम। और अगर आपको जेआरएफ क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय जेआरएफ? बिल्कुल, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ये होता है कि सीएसआईआर और यूजीसी अपनी ऑल इंडिया की सबसे बड़ी संस्था है, जो साइंस के अंदर जो बच्चे आते हैं उनको की कहते हैं कि स्कॉलरशिप अगर आप लेना चाहते हो, ठीक है, हमारा एक एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, वो क्वालिफाई कीजिए, तो ऑल इंडिया के अंदर किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट से आप, या किसी भी आईआईटीज के अंदर, किसी भी एनआईटीज के अंदर अगर आप पीएचडी करना चाहते हो, तो जेआरएफ एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है, उसको आपको यूजीसी और सीएसआईआर दोनों आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाएंगे। और आपको एक लाइसेंस मिल गया कि मेरे पास जेआरएफ है, तो ऑल इंडिया के किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट से आप क्या कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो। प्लस कॉलेज लेक्चरर के लिए आपको नेट मिनिमम आपके पास में होना ही चाहिए, और प्लस एमएससी। ठीक है, एमएससी प्लस नेट, या सेट, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, या सेट होना चाहिए आपके पास में। और स्कूल लेक्चरर के लिए एमएससी प्लस बीएड होना चाहिए। एक आता है अपना ये पॉलिटेक्निक एग्जाम होता है, ये भी कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम है, इसके अंदर ओनली एमएससी एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। और अगर आपको बड़ा क्या नाम है रैंक आया है तो इंटरव्यू होता है और डायरेक्ट आपको पोस्टिंग मिल जाएंगी। ठीक है, फिर बहुत सारी और भी अपॉर्चुनिटी है। आप सेंट्रल स्कूल, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर स्कूल लेक्चरर की जो पोस्ट निकलती हैं, ठीक है, आप सेंट्रल एग्जाम भी दे सकते हो। ठीक है, केंद्रीय विद्यालय,
जिसको अपन बोलते हैं, और नवोदय के अंदर भी आप एमएससी फिजिक्स कीजिए, एमएससी प्लस बीएड और एमएससी, तो उनके ऊपर भी एग्जाम। तो इतने सारे गवर्नमेंट जॉब अवेलेबल हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ब्रॉड आप आगे की तरफ देखिए, बहुत सारी है। और इन सब के अंदर मैं आज भी बहुत सारे बच्चे हैं, स्कूल लेक्चरर का भी एग्जाम हुआ, ठीक है। एक लिमिटेड टाइम के अंदर ही आप तैयारी कीजिए और आपको जाना कहाँ है वो डिसाइड कीजिए, और उसके बाद में आप रास्ते देखिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं सर की है ना कि मुझे तो सब कुछ ही करना है, ठीक है, तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। और अब देखिए मैंने आपको इतनी सारी बातें बताई, इसका मतलब क्या हुआ, बीएससी एक एवरग्रीन है, सदाबहार। आप जैसे कई बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर हमें आईएएस के लिए ही जाना है, तो मैं सभी बच्चे जितने आईएएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मैं उनको ये सभी बच्चों को ये कहना चाहूंगा कि पैरों पे अपने खड़े होइए और उसके बाद अपने ड्रीम्स को पूरा कीजिए। तुम्हें जाना चाहिए, मैं ऐसा नहीं कहता। एमएससी फिजिक्स आप सिंपल सी जगह से कर लीजिए और उसके बाद आपको जाना चाहिए, अगर आप, तो उसके लिए भी ग्रेजुएशन इंपॉर्टेंट है। बीएससी कीजिए, आप आईएएस की तरफ भी जा सकते हो, आरएएस का एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। रिसर्च की तरफ जाना चाहते हो, रिसर्च की तरफ जाइए, और किसी गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना चाहते हो, गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाइए। सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, ठीक है, तीनों एग्जाम आप दे सकते हो। और नेट जेआरएफ करके आप लेक्चरशिप के लिए आना चाहते हो, तो हमारे सर कहा करते थे कि सबसे आसान एग्जाम है कॉलेज लेक्चर, स्कूल सॉरी यूनिवर्सिटी, उसके बाद कॉलेज, उसके बाद स्कूल लेक्चर, उसके बाद सेकंड ग्रेड, उसके बाद थर्ड ग्रेड, ठीक है। सबसे ज्यादा कंपटीशन हमेशा आपको छोटी जॉब में मिलेगा, और बड़ी जॉब में आपको सबसे कम कंपटीशन मिलेगा। और साइंस के बच्चे होके साइंस जिसने ले लिया और उसके पास में गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो मैं तो ऐसे मानता हूं कि उसने खुद ने ही कहीं ना कहीं गलती की है, क्योंकि इतनी सारी स्ट्रीम्स अवेलेबल हैं, ठीक है। बच्चा कहीं पर भी जाए चाहे गवर्नमेंट जॉब पक्का है। अब इसके अंदर भी लैब असिस्टेंट की पोस्ट है, एसीएफ है, ठीक है, और क्या नाम है, बहुत सारी जो टेक्नीशियन पोस्ट हैं, और जैसे एक फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के अंदर भी एक जॉब निकलती है, ठीक है। डायरेक्ट आपका 11th 12th प्लस बीएससी में अगर एकेडमिक सेशन अच्छा है तो आपको डायरेक्ट पोस्ट जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की मिलेगी, आपको वहां पर भी आप जा सकते हो। और मैं बताऊं आपको, बीएससी करने के बाद में और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं। आप जैसे इसरो के अंदर अगर आप जाना चाहते हो, ठीक है, तो बीएससी का प्लस 11th 12th का एकेडमिक सेशन देखा जाता है, उसके अंदर अगर आपका परसेंटेज अच्छे हैं तो डायरेक्ट आपको इंटरव्यू कॉल भी करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे मोड हैं, और नेवी एयरफोर्स के अंदर भी बहुत सारे मोड हैं। अगर आप बीएससी अगर अच्छे से कर रहे हो, ठीक है, 75% या तो अभी 70% भी कर रखा है, तो आप दे सकते हो, सीडीएस का एग्जाम दे सकते हो बीएससी करके। अच्छी जगह से आप प्रिपरेशन कीजिए, तो बीएससी को आप नॉर्मल वे में ना लें। और देखो हर कोई बच्चा मेडिकल में नहीं जाता है, हर कोई बच्चा, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनके फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता है, बड़ी बड़ी कोचिंग फैसिलिटीज बच्चे सहन नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं तो ऐसे कहता हूँ कि सिंपल आप बीएससी कीजिए और आप अपने ड्रीम्स को पूरा कीजिए। आप नॉर्मल वे में, जैसे मैं मेरी बात बताऊं सर आपको, मैं भी ऐसे ही समझता था पहले, क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों से ये भी पूछता रहता हूँ क्या बीएससी शौक से किया है। बीएससी शौक से नहीं किया जाता, मैं तो खुद अफसोस करता हूँ, इतनी बड़ी जॉब, ठीक है। और मैं तो खुद जो कोचिंग इंस्टीट्यूट जो ओपन किया था, मैं तो बच्चों को अवेयर करने के लिए, बच्चे जानते ही नहीं थे। मैं पहले ऐसे समझता था जेएनयू या आईआईटी तो भाई कोई बहुत ही कोई धुरंधर जो बच्चे होंगे वही करते होंगे, लेकिन नॉर्मल से नॉर्मल बच्चा आईआईटी जा सकता है, अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकता है। अगर किसी बच्चे का 11th 12th के अंदर मेडिकल या क्या नाम है इंजीनियरिंग के अंदर आप आईआईटी या एम्स में नहीं जा पाए या किसी मेडिकल इंस्टीट्यूट में नहीं जा पाए, तो मैं तो ऐसे कहता हूँ बीएससी करके अपने ड्रीम्स को पूरा कीजिए, चीजें वही हैं। दूसरी फिर देखिए, अगर आप यहाँ से मान लो किसी बच्चे को बाहर से पीएचडी करना है, आउट ऑफ इंडिया करना है, 3-3 लाख रुपए स्कॉलरशिप है, और 4-4 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए स्कॉलरशिप है। मेरे यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर बाहर से सिलेक्शन हुआ है, भावना मुखीजा ऑस्ट्रेलिया के लिए हुआ है, ठीक है, मयूर डेस्ले कैलिफोर्निया के लिए हुआ है। बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, जिनको बाहर से पीएचडी कर रहे हैं। और मैं ऐसे सब बच्चों को, जो बच्चे अपने बाहर से पीएचडी करना चाहते हैं, 5-5 लाख रुपए स्कॉलरशिप है पर मंथ, बताया मैंने, पर ईयर नहीं बताया, पर मंथ 5 लाख रुपए। हाँ 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 बिल्कुल।
और क्या नाम है, आप किसी भी जगह से, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी है, किसी भी जगह से आप कर सकते हो। सिंपल आप बीएससी कीजिए, उसके बाद आईआईटीज आपको बेस्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाएगी। जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं आपको वो खुद, ठीक है, कई बच्चे ऐसे कहते हैं कि मुझे ये एग्जाम, कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, आपको आईआईटी या सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाएगी, आपको सीधा वहां से बाहर भेज देगी। ठीक है, क्योंकि इनकी लैब वगैरह वगैरह होते हैं, बाहर से इनके अच्छे लिंक होते हैं। ठीक है, तो अब जैसे आपने मेरे से एक सवाल पूछा था कि हम यूनिवर्सिटी से एमएससी करें या आईआईटी से करें, तो देखिए कितना बिग डिफरेंस है। आईआईटी आपको बाहर से सीधा रास्ता 5-5 लाख रुपए स्कॉलरशिप दे रही है। ठीक है, कहां से मिलता है? पीडीएफ कर सकते हो आप। ठीक है, पीडीएफ का मतलब होता है पीएचडी के बाद पोस्ट डॉक। ठीक है, जो भी आप करना चाहते हो वहां से आप बाहर से कर सकते हो, एमएस कर सकते हो, मास्टर ऑफ साइंस कर सकते हो। जितने भी बढ़िया बढ़िया असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर बाहर से ही पीडीएफ होते हैं। ठीक है, इनके बहुत सारे पेपर पब्लिश होते हैं। और दूसरे, आजकल मैं गर्ल्स के लिए भी ये बताना चाहूंगा, बिग अपॉर्चुनिटी है। और आप पहले वाले रिसर्च को ऐसा मत समझिए, आज रिसर्च कंपलसरी हो गया है। 2021 के बाद तो ये भी कंपलसरी कर दिया है कि कॉलेज लेक्चरर बनने के बाद में आपको रिसर्च जरूरी है। तो इसलिए मैं तो बीएससी किए हुए बच्चों को सबको ये कहना चाहूंगा कि एमएससी प्लस पीएचडी में आ जाइए, आप स्कॉलरशिप मिलेगी। दूसरी एक बात है, बहुत सारे बच्चे छोटे छोटे एग्जाम्स के चक्कर में क्या करते हैं, छोटी छोटी नौकरी के चक्कर में क्या करते हैं कि क्या नाम है, बड़ी अपॉर्चुनिटी खो देते हैं। ठीक है, पेशेंस रखिए थोड़ा। और मैं आपको कैलकुलेशन बता सकता हूँ कि सर की बड़ी नौकरी करने के क्या फायदे होंगे, छोटी नौकरी करने का क्या फायदा होगा। छोटी नौकरी में आप सैलरी काउंट कर लीजिए, बड़ी नौकरी में सैलरी हिसाब 2 या 3 साल बाद में वही बराबर आ जाएगा। सभी बच्चों को पेशेंस रखना चाहिए, बिग अपॉर्चुनिटी है। आप कहीं पर भी फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है, कम परसेंटेज के चक्कर में अपना दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। कितने भी परसेंटेज हो मैटर ही नहीं करता है। आईटी ये कहती है 55% ओनली, 55% और 60% आप हमारे अंडर में आ जाइए। मैं ऐसे कहता हूँ सर, कई बच्चे ऐसे मेरे पास में भी आते हैं, गरीब घर के बच्चे आते हैं, वो ऐसे कहते हैं कि सर क्या नाम है, हम क्या नाम, हमारे पास में फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है तो हम क्या करें। आईटी लोन प्रोवाइड करवाती है आपको, 3 लाख 4 लाख और 5 लाख के करीब आपको लोन मिल जाएगा, तुरंत ही मिल जाता है। ठीक है, और आप जब जॉब करो तब चुका देना। ठीक है, आईटी खड़गपुर ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवा आपने जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो इनका कंक्लूजन के रूप में बहुत सारे ऑप्शन मिले हमें। हाँ। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ है कि वो निकल के आ जाती है कि हर स्टूडेंट्स हो चाहे पेरेंट्स हो, वो एक्चुअली इस चीज के ऊपर फोकस ज्यादा करते हैं कि हम सर से पूछते हैं या जो भी वहाँ उनको गाइडलाइन के लिए होता है, तो वो क्या है, एग्जाम्पल्स देखते हैं, हाँ। अपने फील्ड में हो या किसी में हो। तो अभी जैसे थोड़ी सी हमारी आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में चर्चा हुई, हाँ। तो जो हम कह रहे हैं या जो जैसे आप भी चूरू से बिलोंग कर रहे हो, ग्रामीण क्षेत्र से भी अपन बिलोंग कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हमने सुना तो वो बिल्कुल आपने सही कहा था, बोला लेक्चरशिप के ऊपर कंपटीशन जो है वो ऊपर से कम होता होता नीचे बढ़ता जा रहा है। हाँ, हाँ। तो वो वाले भी थोड़ी सी आपसे जानेंगे कि आपके फैमिली में जो है एजुकेशन का जो सिस्टम है, उसके साथ साथ हम जो बहुत इंपॉर्टेंट जो जानना चाह रहे हैं इसमें ये है कि जो स्टूडेंट इतने कंफ्यूज में या इसमें घूमते हैं, तो उनके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आ जाती है, कॉलेज लेक्चरशिप की इधर बात कर लेते हैं, तो इन सब में जो स्टूडेंट का एक जो वे होता है पहुंचने का, तो उस तक जो उनका इजी प्रोसेस है, तो वो कहीं भी इतना बड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम थोड़ा सा यहाँ से भी ऐसे बच्चे जो कुछ रिसर्च में गए हो, टाटा इंस्टीट्यूट में हो, भाभा में हो, जहां भी हैं, तो उनका भी जो थोड़ा सा आप हमें बताएंगे तो बच्चों को रहेगा कि हाँ बिल्कुल वहां से भी बच्चे हम ऐसे पहुंचे हैं। बिल्कुल, देखो जैसे हमारे एक ये लड़का कोटपुतली का एक लड़का है, मोहित मेलावत। ठीक है, जिसका लास्ट ईयर 3rd रैंक था जेस्ट के अंदर, आईटी जेम के अंदर 15 रैंक था। और अभी आईसी बेंगलोर से एमएससी कर रहा है। दिव्या सानी आईसी बेंगलोर से एमएससी कर रही है। पूनम शर्मा 34 रैंक जेस्ट के अंदर। मेरे तो यहाँ पर 100 स्टूडेंट आईटी के अंदर जाते हैं अपनी कोचिंग के अंदर। और मैं तो सभी बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप गलत रास्ता या शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े। कि मतलब मैं सिंपल 1 लाइन कंक्लूजन इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आप फैक्ट्री लगाना चाहते हो, इंडस्ट्री लगाना चाहते हो, तो आपका इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। और मैं सभी बच्चों को ये भी कहना चाहूंगा कि जैसे एक बच्ची है अपने परिवार के अंदर, या अपनी बेटी मान लो, उसकी शादी में अपन 10 लाख रुपए खर्च कर देते हैं, तो मैं तो ऐसे कहता हूँ 1 लाख रुपए अपनी एजुकेशन के ऊपर उसको खर्च करना चाहिए। ठीक है,
तो आपको 9 लाख रुपए लगाने की ही जरूरत नहीं है। तो सभी बच्चों से मेरा ये निवेदन है कि सभी बच्चे अपनी एजुकेशन के ऊपर जरूर इन्वेस्ट करें, और यहाँ तो कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। बिल्कुल। और दूसरी एक चीज, जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, एक छोटी छोटी जॉब, प्राइवेट इंस्टीट्यूट, प्राइवेट स्कूलें, प्राइवेट कॉलेजेस, इनके चक्करों में 10,000 15,000 के चक्कर में ना पड़ के आपको थोड़ा सा हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए, ठीक है, और एक क्वालिटी प्रिपरेशन करनी चाहिए। देयर इज नो शॉर्टकट कुछ भी नहीं है। बच्चे सोचते हैं ऐसा, लेकिन शॉर्टकट नहीं है। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, हमने भी एजुकेशन ली है, मैं तो बहुत सारे लोग गलत चक्रों में पड़ जाते हैं। कई ऐसे बच्चे भी मैंने देखे हैं कि गलत गलत टीचर्स के मुरीद हो जाते हैं। क्यों भाई, क्यों? मैं तो इतना कहता हूं, क्यों? तुम तुम्हारी एजुकेशन के ऊपर ध्यान दो बस। और दूसरी एक चीज ये होता है, आज मैं हूं, इस लेवल के ऊपर हूं, आज मैं हूं, कल तुम मिलोगे, बिल्कुल कोई बात नहीं है। और मैं बच्चों को ये भी बताना चाहता हूं, ये कोई बहुत बड़ा लेवल नहीं है। आप सोच ही रहे हो कि कई कई बच्चे तो ऐसे सोचते, कॉलेज लेक्चरर, अरे यार हम तो बन ही नहीं सकते। इतना आसान रास्ता है सर, इतना आसान रास्ता है कि मैं तो कहता हूं कि तुम्हें जाना चाहिए। और कोई बहुत बड़े रास्ते भी नहीं है। आईटी आजकल कितना, राजस्थान का पिछली बार मैं आपको सर लास्ट ईयर 2018 की बात बताऊं, 15 सीटें होती हैं ड्यूअल पीएचडी के अंदर, ठीक है, और मेरे इंस्टीट्यूट से 14 सीटें ड्यूअल पीएचडी के अंदर थी। 15 में से 14 आईटी कानपुर, आप आज भी पता कर सकते हो वहां पर। लास्ट ईयर मेरे 92 स्टूडेंट आईटीज के अंदर एमएससी फिजिक्स कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे मेरे रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर हैं। और बहुत, मैं ऐसे नहीं कहता बच्चों का योगदान नहीं है, मेरे पास में बहुत हार्ड वर्किंग बच्चे भी आते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं हमारी कोचिंग के अंदर। और एक चीज और है, मैं सब बच्चों को यही कहना चाहूंगा, हार्ड वर्क करें, हार्ड वर्क का कोई तोड़ ही नहीं है। इंटेलिजेंसी लेवल एक दिन बहुत पीछे रह जाएगा, संघर्ष करने वाले हमेशा जीत जाएंगे। बिल्कुल। हाँ, ये सब इसलिए हार्ड वर्क कीजिए, डरिए मत, और परसेंटेज का डर नहीं करना, और किसी से कोई कंपैरिजन नहीं करना। कौन डॉक्टर बन गया, कौन इंजीनियर बन गया, कौन क्या बना है, आप भी बन जाओगे। समय बड़ा बलवान है, टाइम इज द बिगेस्ट पिलर। समय बड़ा बलवान है, वक्त आएगा आप भी बन जाओगे। और हर कोई बच्चा अच्छा कुछ कर सकता है। और दूसरी एक चीज है, जिन बच्चों के फाइनेंशियल, हम हमारी कोचिंग के अंदर हम बताते भी हैं, अगर जिस बच्चे को कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं, हम करने के लिए तैयार है, बशर्ते कि वो पढ़ने के लिए तैयार, ठीक है। और आजकल तो बहुत सारे स्कूल्स वाले, कॉलेजेस वाले सब सपोर्ट करने के लिए तैयार है। और एक है दूसरी बात, बच्चों को गलत संगत में ना पड़िए, वो सबसे इम्पोर्टेंट। दूसरी बात है, जैसे मैं एक आपको बात बताऊं कि कहते हैं कि क्या नाम है, जैसे सपोज करो कि कुछ धागे होते हैं, कुछ गांठें होती हैं जो खुल सकती हैं, उनको खोल लेना चाहिए, उनके ऊपर कैंची नहीं चलानी चाहिए। बिल्कुल। अगर कोई बच्चा, जैसे सपोज करो, अगर अपन किसी से नाराज हैं, या अगर अपने किसी से लड़ाई हो गई, तो अपने को दो तरीके से सोचना चाहिए। पहला तरीका ये है कि अगर आदमी इंपॉर्टेंट है तो बात को भूल जाना चाहिए, और अगर बात इंपॉर्टेंट है तो आदमी को भूल जाना चाहिए, क्योंकि अच्छे विचार अच्छी संगत से आते हैं। बिल्कुल। और अच्छी संगत होती है वो बहुत मुश्किल से मिलती है, इसलिए अच्छी संगत रखिए, हाई एनर्जेटिक बंदों के साथ रहिए, क्योंकि संगत इतनी इंपॉर्टेंट होती है, किसको कहीं पर भी पहुंचा देगी। इसलिए अच्छी संगत में रहिए। अगर किसी बच्चे के दिमाग के अंदर ये सब बातें आती हैं कि अपॉर्चुनिटी नहीं है, देखिए सर ने या क्या नाम है, मैंने सर, मैं तो इतना ये मानता हूं कि सर आज आपको गाइड कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और कल कोई बच्चा अगर सपोज करो कामयाब नहीं होता है, तो कल आप सर को दोष नहीं दे सकते कि मेरे को बताया नहीं, क्योंकि सर ने जो मुहिम छेड़ी है, सर की स्कूल ने जो मुहिम छेड़ी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे अच्छे जो एजुकेटेड लोग हैं, जिन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना और बहुत बड़े लेवल पे गए, उनका आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो ये भी आप बच्चों के लिए बहुत बड़ा बिग अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस मत कीजिए। और मैं ऐसे कहता हूं कि जो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत बड़े लेवल पे जाते हैं, जैसे आईएएस है, आईपीएस है, ठीक है, इनका आप सर, मैं ऐसे देखता हूं कि उनका रुतबा और इनका कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट बात है। जिस बंदे के अपनी जिंदगी के अंदर स्वाभिमान नहीं हो, मुझे नहीं लगता कि कुछ उसने किया है।
तो स्वाभिमान के साथ जीना है, तो उसके पास में एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए बच्चों, बहुत आसान रास्ता है। राजस्थान के सभी बच्चों को मैं ये कहना चाहूंगा, बहुत आसान रास्ता है और थोड़ा सा कुछ करने की जरूरत है। सर, मेरे पास में बहुत सारे बच्चे आते हैं। हम दूसरों का एग्जाम्पल नहीं, हम आपकी फैमिली का एग्जाम्पल सुनना चाहेंगे। हर विद्यार्थी उसी को देखिए, आपने प्रैक्टिकल जैसे में किया है। सभी बच्चों को मैं ये बताना चाहूंगा, मेरा बड़ा भाई विनीत ढाका और पूरी क्या नाम है, पूरी सब लोगों के लिए बहुत बड़ी क्या नाम है, एक तरीके से गाइडेंस है। वो मेरा बड़ा भाई फौज की प्रिपरेशन किया करता था, और आर्मी जानते हो, हाँ आर्मी, बिल्कुल। आर्मी की प्रिपरेशन किया करता था, और बेंगलोर भर्ती के अंदर उसको निकाल दिया गया था आईफ्लू की वजह से। ठीक है, मेरे गांव के अंदर, मेरा गांव ढक्का का पास है, चूरू डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और चूरू में हम रहते हैं वैसे 17-18 साल से। तो मेरा बड़ा भाई कॉलेज लेक्चर, सॉरी क्या नाम है, आर्मी के लिए। आर्मी की प्रिपरेशन किया करता था। और उसके बाद में सर का सानिध्य मिला, अखिल सर का, सरस्वती धाम का सानिध्य मिला सर, मेरे बड़े भाई को। ठीक है, और आज वो कॉलेज लेक्चरर है, भीलवाड़ा उसकी पोस्टिंग है। पहले स्कूल व्याख्याता था, यहाँ अपने क्या नाम है, उदयपुर बाटी में पोस्टिंग थी, और उसके बाद रतनगढ़ पोस्टिंग, अभी कॉलेज लेक्चरर के अंदर उसका इंटरव्यू क्लियर हुआ है, और भीलवाड़ा उसकी पोस्टिंग है गर्ल्स कॉलेज के अंदर। ठीक है, ये बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा है। और मेरे बड़े भाई के 12वीं में बहुत कम परसेंटेज थे। ठीक है, और उसके बाद वो भी बता दीजिए। हाँ, और दूसरी चीज ये है कि मेरे बड़े भाई ने जेआरएफ किया है, और 3 बार जेआरएफ किया है केमिस्ट्री से, एमएससी करके। और उसका नेशनल केमिकल लेबोरेटरी से पीएचडी उसने ड्रॉप कर दिया था, सिलेक्शन हो चुका था। और उसके बाद में फिर उसने स्कूल व्याख्याता की तैयारी किया, 2013 वैकेंसी के अंदर स्कूल व्याख्याता में हुआ, और बहुत बड़ा स्ट्रगल था। और क्या नाम है, जो मेरी भाभी है वो भी स्कूल लेक्चरर है, सॉरी कॉलेज लेक्चरर है, पॉलिटेक्निक कॉलेज लेक्चरर है, और राजस्थान यूनिवर्सिटी से एमएससी केमिस्ट्री किया, और वो 2 बार सेकंड ग्रेड के अंदर रही थी, 3-3 नंबर से। तब मेरे पापा जी कहा करते थे कि बेटा तू कोई बहुत ही बड़ी जॉब लगेगी। इसलिए मैं सभी बच्चों को ये कहना चाहूंगा कि कई बार एग्जाम में अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप में टैलेंट नहीं है। इसका मतलब ये होता है भगवान सिर्फ आपको चेक कर रहा है, आप लंबी रेस के घोड़े, ये पक्का है। तो देखिए, जब मेरी भाभी का मान लो सपोज करो सेकंड ग्रेड में हो जाता, क्या वो कभी कॉलेज लेक्चर बनती? नहीं बनती। क्या मेरे बड़े भाई का फौज में हो जाता, क्या वो कॉलेज लेक्चर बनता? नहीं बनता। उसके बाद में मेरी बड़ी बहन आती है, वो भी फिजिक्स से एमएससी है। भाभी ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से एमएससी फिजिक्स किया, एमएससी केमिस्ट्री किया, और नेशनल केमिकल लेबोरेटरी के अंदर उनका भी हुआ था। तो वो आरएस के चक्कर में छोड़ के आ गए थे। ठीक है, दोनों ही सेलेक्ट हो गए थे। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी अपना एनसीएल केमिस्ट्री के मामले में सबसे बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है। उसके बाद में भाभी ने भी 2 बार सेकंड ग्रेड में रही, आरएस का प्रिपरेशन किया, और उसके बाद में पॉलिटेक्निक में हो गया। ठीक है, और उसके बाद में मेरी बड़ी बहन आती है, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी से ही फिजिक्स से एमएससी किया, और आईटी दिल्ली से एमटेक किया, और वो भी स्कूल व्याख्याता है, नेट जेआरएफ है, सेट का एग्जाम क्वालिफाई किया, और क्या नाम एमफिल भी किया, सारी डिग्री हैं उसके पास में भी। और अभी यहाँ पर पोस्टेड है चाकसू कोट खाबदा, स्कूल लेक्चरर है। और मैं खुद फिजिक्स से नेट जेआरएफ हूँ, और मेरा 4 बार बीआरसी हुआ है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। 4 बार मैंने बैक टू बैक एग्जाम क्वालिफाई किया, 2010, 2011, 2012, 2013। उसके बाद मैंने एग्जाम देना छोड़ दिया, और गेट मेरा 2 बार एग्जाम क्वालिफाई है। और मैंने कभी गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना नहीं किया मेरा, और मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट रन करता हूँ जयपुर के अंदर, फिजिक्स इंस्टीट्यूट जयपुर। और हमारा बहुत बड़ा हार्ड वर्क होता है यहाँ पर। और फिर उसके बाद में मेरी जो वाइफ है सरिता, और वो भी स्कूल लेक्चरर है, फिजिक्स से है, और राजस्थान यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमएससी किया, और अभी कोट सॉरी घाटवा पोस्टेड है, और उनका भी जेआरएफ है, और वो तो बहुत ब्रिलियंट है। और उन्होंने भी क्या नाम है जेआरएफ कर रखा है फिजिक्स से। और मेरे पापा जी हैं, वो कॉमर्स से हैं, फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर हैं, अभी रिटायरमेंट आ चुके हैं। और हमारे जो क्या नाम है पॉजिटिविटी, हमारी जो सक्सेस का जो सारा क्रेडिट है, हम हमारे पापा जी को ही देते हैं, और एक हमारी बहन को देते हैं, क्योंकि उनकी गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट थी। हम दोनों भाई
इतना अच्छा पढ़ाई में नहीं थे, लेकिन दीदी ज्यादा होशियार थी, तो हम उसी के रास्ते पे चलते गए। उन्होंने बताया हमें फिजिक्स केमिस्ट्री क्या होता है। उसके बाद में लगातार ये सारे एग्जाम कंडक्ट करवाए, सारे एग्जाम क्लियर हुए। और अभी मैंने भी सर 2009 के अंदर एमएससी किया था मोहनलाल सुखाड़ यूनिवर्सिटी उदयपुर से। उसके बाद में मैंने भी, जब मैं पढ़ता था तो मैं बच्चों को ये बताना ही चाहता था। मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट, देखो कई लोग ऐसे कहते हैं कि सर आप लगे नहीं या समथिंग, वो तो देखो सबका अपना अपना व्यूज होता है। मैं ये नहीं कहता कि आप सोचने के लिए स्वतंत्र हो, वो क्योंकि बिल्कुल बात सही थी सेकंड ग्रेड वाली, यदि वहां लग जाते तो वो, तो आज जो आपने ये बताया कि रिसर्च के हर फील्ड में यहाँ से जो बच्चे पहुंचे हैं, आईआईटीज में पहुंचे हैं, जो आपने बहुत अच्छे नेशनल लेवल के जो इंस्टीट्यूट है उनमें जो बच्चे आपके थ्रू यहाँ से पहुंचे हैं, तो उनका जो भाग्य है या उनकी जो दुआएं या उनका जो फ्यूचर है, वो फ्यूचर इन्हीं गलियों में से होके गुजरता है, तो उनके लिए वो नहीं होती। आप एक पोस्ट रोकते, लेकिन आज जो हजारों पोस्ट आपकी वजह से क्रिएट हुई है, उनके फ्यूचर के साथ, उनके सपनों के साथ आप जुड़े, तो उससे बड़ी तो अपॉर्चुनिटी हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। और देखिए मैं तो बच्चों को यही कहना चाहूंगा कि हमारा कोई बैकग्राउंड है। कई कई लोग क्या करते हैं, बच्चों को गुमराह करते हैं कि मैं कॉलेज लेक्चरर बन गया, पता नहीं मेरा कितना बड़ा बेसिक था या समथिंग। मैं तो ऐसे कहता हूँ बहुत सिंपल सा एग्जाम है, बहुत सिंपल सी चीजें होती हैं। कई बच्चे ऐसे कहते हैं कॉन्सेप्ट क्या होता है, बेसिक क्या होता है, सर बेसिक की बुक कहाँ से पढ़े, कॉन्सेप्ट। मैं कहा कुछ नहीं होता है, जहां जा वहां रहा, जहां खड़े हो वहीं से स्टार्ट कर दीजिए बस। और हर बच्चे के पास में बड़ा मतलब बहुत आसान से रास्ते हैं, आसान सी चीजें हैं। और मैं ये सब बातें इसलिए, देखो आप मुझे ब्लेम कर सकते थे कब, जब मेरे घर में कोई जॉब नहीं होता तब। बिल्कुल ठीक है सर कि आप तो हो सकता है ऐसे ही कह रहे होंगे, देखिए मेरे घर में हर मेंबर और बड़ी पोस्ट पे है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि कोई इतना बड़ा, क्योंकि भाई बहन को अच्छे से कौन जान सकता है, बिल्कुल ठीक है, मेरे से अच्छा तो कोई नहीं जान सकता, और मेरे बैकग्राउंड को भी मेरे से अच्छा और कौन जान सकता है। और हमारे गांव के अंदर, हमारा गांव ढक्का के पास है, हमारे गांव के अंदर हमारे चाचा ताऊ सब स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, ठीक है, सब बड़ी बड़ी पोस्ट के अंदर है। हमारा गांव चूरू डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत बड़ी अहमियत रखता है, ठीक है। सब जैसे अभी हमारे चाचा जी हैं, क्या नाम है, डॉक्टर सीसराम जी ढाका, ठीक है, वो अभी डीन बने हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है, एग्रीकल्चर कॉलेज के डीन बने हैं। तो हमारे गांव के अंदर बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट हैं और सभी लोग नॉर्मल हैं। तो मैं सभी लोगों को यही कहना चाहूंगा, बहुत आसान से रास्ते हैं और तुम्हें जाना चाहिए। और अगर कोई गाइडेंस से रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी की जरूरत हो, जिस जगह जरूरत हो, जहां जरूरत हो, मुझे बुला लीजिए, मैं बता दूंगा। मैंने जो चीजें जो महसूस की है, मैं सब बच्चों को देखो कई ऐसे बच्चे होते हैं सर 11th-12th के अंदर, ठीक है, टीचर का बहुत बड़ा क्या कर लेते हैं, आयाम स्टेब्लिश कर लेते हैं वो, कि सर तो पता नहीं क्या ही पढ़े होंगे। तो मैं बच्चों सभी को ये बताना चाहता हूँ कि क्या नाम है, कोई बड़ा ये कोई गेम नहीं है, बहुत सिंपल सा गेम है, सिंपल सी चीजें हैं। आप बीएससी को आप क्या समझते हो, उसी बेसिस के ऊपर अंदाजा लगा लीजिए, ठीक है। तो ये कोई बड़े इश्यू नहीं है और हर कोई बच्चा कर सकता है। और कोई किसी को भी फैमिली बैकग्राउंड वगैरह वगैरह में इतना सोचने की जरूरत नहीं है, हर जगह स्कॉलरशिप मिल रही है, ठीक है। अपनी स्कॉलरशिप को मत खोइए और क्या नाम है, लोगों से कंपैरिजन करना बंद कर दीजिए। बिल्कुल, सलमान खान, शाहरुख खान, इनसे कंपैरिजन करना बंद कर दीजिए। अपन मिडिल फैमिली लोग हैं, ठीक है, अपने मिडिल लोगों से ही अपना कंपैरिजन कीजिए। और मैं तो कहता हूं कि हर बच्चे में टैलेंट होता है। कई बच्चे ऐसे कहते हैं कि ये बहुत टैलेंटेड है, देखिए हार्डवर्क एक ऐसी चीज होती है जो टैलेंट को बहुत पीछे छोड़ देगा। तो इसलिए डू द हार्ड वर्क, और बहुत आसान से ये प्रिपरेशन है और किसी भी रास्ते में आप जा सकते हो, बशर्ते कि थोड़े थोड़े कर्म अच्छे कीजिए, थोड़ा थोड़ा अपने पढ़ाई के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। और किसी भी बच्चे को गाइडेंस रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आप हमारे पास में आ सकते हो। और क्या नाम है, फिजिक्स से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, और मैं देखो मैंने इस दौरान आपको कहीं पर भी ये नहीं कहा कोचिंग करना चाहिए, मैंने कभी यही नहीं कहा। मैं तो किसी बच्चे को गाइड ही नहीं करता इस टाइप से कि भाई की कोचिंग बहुत जरूरी चीज है। अगर आपका देखिए कोचिंग आपको क्या प्रोवाइड करवाता है, कोचिंग स्कूल और या कॉलेजेस आपको क्या प्रोवाइड करवाते हैं, ये आपको सिर्फ रास्ता, गाइडलाइन और रास्ता, आपको पढ़ने का तरीका। बिल्कुल, ये टीचर्स जो होते हैं ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। देखिए मैं बच्चों ये भी बताना चाहता हूँ कि अच्छे टीचर और बुरे टीचर दोनों अवेलेबल हैं, लेकिन आप अपनी आंखें खुली रखिए,
ठीक है, आपको कौन सा रास्ता चुनना है, अच्छी गाइडेंस में रखिए। हर किसी का ज्ञान भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन किसी किसी का ज्ञान भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसलिए अच्छे रास्ते पर चलिए और अच्छे अपने प्लानिंग करके रखिए। और दूसरी बात है, कई बच्चे ऐसे कहते हैं सर मैं ये रास्ता नहीं चुनता तो क्या होता। मैं तो ऐसे कहता हूँ कि आप रास्ता चुन लीजिए, उसके बाद में हार्ड वर्क कीजिए, वो आपके लिए फिट बैठेगा। तो अपना डिसीजन को अपने हार्ड वर्क की बेसिस के ऊपर आप क्या कीजिए, सही कीजिए। और बस ऐसे कोई डिसीजन कभी कोई सही नहीं होता। आप डिसीजन ले लिया, आप हार्ड वर्क कर ही नहीं रहे। और दूसरी एक बात होता है, यहाँ पर मैं बच्चों को देखता हूँ कि मिस गाइडेंस, इतनी इतनी बच्चों की मिस गाइडेंस है, यहाँ पर मिस गाइड मत होइए। और एक जो बच्चे आईएएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मैं उन बच्चों के लिए एक बार यही मेरा विनम्र निवेदन उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आप बीएससी पार्ट फर्स्ट से ही आप अपना ड्रीम रखिए। और बीएससी एक बहुत नॉर्मल सा मेथड है, इसको आप साइड में बहुत अच्छे से आप प्रिपरेशन कीजिए और बीएससी पार्ट फर्स्ट से ही आपको आईएएस के लिए जाना चाहिए। बिल्कुल, आज का जो हमारा ये सर से जो इंटरेक्ट रहा, उसमें जो जितनी भी चीजें हमने बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट की, +1 +2 करियर गाइडलाइन, बाकी सब्जेक्ट से, इसके अलावा जितने भी जो सबसे इम्पोर्टेंट सेशन में रहा, जो प्रैक्टिकल सर ने यहाँ जो चीजें देखी है बच्चों के साथ कि उनमें क्या 90% 93 लेके 85 लेके यहाँ से आते हैं, फिर वहाँ अपने गुमराह हो गए ऐसी चीजों में पहुंच जाते हैं। तो इतनी अच्छी जो हमारी आज की जर्नी रही है, या यूं कहें मुलाकात रही, शायद इन फ्यूचर ये उन सब बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। और आपने सर इतना कीमती समय इस प्रॉपर गाइडलाइन के लिए हमें शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी चीज ये है कि मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि जिसकी जिंदगी में दुख ही नहीं है, देयर इज नो लाइफ। तो नो पेन नो गेन। हाँ, तो इसलिए सभी कई बच्चे क्या करते हैं कि थोड़ा सा जैसे स्ट्रगल करने का टाइम आता है ना, थोड़ा घबरा जाते हैं। तो पेशेंस रखिए, आजकल के टाइम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पेशेंस। आप पेशेंस रखिए, आपका जॉब लगेगा, आप रास्ता मत छोड़िए। और ये रास्ता चुनने के बाद आप किसी दूसरे रास्ते की तरफ मत जाइए, मैं तो ये कहना चाहूंगा। और चाहे आप कोई भी रास्ता चुने, एनीवन। और बाकी हमारे लायक कोई भी अगर गाइडेंस संबंधित कोई भी चीज हो, आप बता देना, हम हमेशा तैयार रहेंगे बच्चों के लिए भी। और कोई भी बच्चा, एक बात और, कोई भी स्टूडेंट परसेंटेज की वजह से प्लीज 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 कभी भी आप गुमराह मत होना। परसेंटेज कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, 60% कंपलसरी है, और बाकी चीजें इतनी कोई कंपलसरी नहीं है। तो और कभी 90%, हाँ मैं ऐसे भी नहीं कहता कि परसेंटेज बनाइए मत, ये भी नहीं कहता। परसेंटेज बनाने से कॉन्फिडेंस आता है। और जब भी कभी किसी बच्चे के दुख के दिन आए तो अपने अच्छे दिनों को याद करना। और एक लास्ट बात, सब बच्चों में टैलेंट है। कई बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे कहते हैं कि टैलेंट नहीं है, तो मैं ऐसे कहता हूँ ऐसी कोई बात नहीं है, आप में बहुत टैलेंट है। और हम तो कुछ भी नहीं है, आजकल के बच्चों में, यंग जनरेशन के पास तो इतना टैलेंट है, ठीक है। तो इसलिए आप कोई भी प्रॉब्लम हो हमारे लायक फिजिक्स से रिलेटेड, कभी भी आप, हम हमेशा हाजिर रहेंगे। और कभी भी कोई भी हमारे लायक सेवा हो बताना। और ये बहुत सारे आसान से रास्ते हैं। बिल्कुल सर, इसके लिए आज के पूरे सेशन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ठीक है।